हमारी यही बात हुई थी कि मोर ऑफन देन नॉट जब से एंशिएंट इंडिया चल रहा है तो यही पार्ट पढ़ाए समझाए जा रहे हैं। तो हमने जितना भी अभी तक एंशिएंट इंडिया पढ़ा है, मैं उसमें ऐसे ही करके यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं इसको नॉर्थ बुलाता हूं, इसको सेंट्रल और इसको साउथ। तो ना, हमने जब ये नॉर्थ वाले पार्ट से पढ़ना शुरू किया था, तो लमसम बात कर रहा हूं 2500 बीसी में हड़प्पा से इसको पढ़ना शुरू किया था, और इस स्टोरी को लास्ट जब लाकर रोका तो बिल्कुल 230 एडी में कनिष्क के खत्म पे आके रोका है। सही है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, स्टोरी हमको रिकॉल करना पड़ता है, तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये पूरा टाइम पीरियड यहां से यहां तक का चला। उसी दौरान जब ये वाला टाइम पीरियड चल रहा था, तो इन्हीं में से शाका हो, कुषाण हो, कोई भी बंदा हो, वो इधर से कभी सेंट्रल इंडिया आता था, उन्हीं में से किसी ने डेक्कन का कुछ लिया और आते जाते वो रहते थे। ऐसा नहीं है कि इंडिया सेंटर में और इंडिया साउथ में अनटच्ड है। बराबर। फिर उसके बाद हम स्टोरी में आ गए, तो स्टोरी में यहां पर हमने सातवाहनास को लेना शुरू किया था। किताब में इन्हीं का मेंशन है, तो मैं इसी को एड्रेस करके इस प्रोसेस को बढ़ाता हूं। तो सातवाहनास का लेना शुरू किया था, तो करते करते लास्ट सातवाहना हमने कहां खत्म किया था? वशिष्ठ मित्र पुलमई। ये दो बंदों का नाम लिया था, है ना? तो 150 एडी के करीब था, तो अपने मानते हैं कि उनका खत्म होते होते 200 एडी का टाइम पीरियड आ गया होगा। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये भी मैंने 200 एडी तक पढ़ा दिया। अब जो साउथ वाला पार्ट है वो हमारा क्लियरली अनटच्ड है। बराबर। सर यहां हड़प्पा वगैरह करा दिए, यहां इतना सारा करा दिए, तो साउथ में क्या कुछ भी नहीं हो रहा था क्या? 1000 बीसी, 1500 बीसी में इधर आर्यंस आ गए, 1000 बीसी में इतने सारे वेद लिख गए, इधर महाजनपद बन के तैयार हो गया, ये सब हो गया, तो भी इधर कुछ नहीं हो रहा था। तो आज का जो दिन है वो ना, प्लान क्या है पता है? कि साउथ वाले को भी 200 एडी तक लाकर कम से कम खड़ा करो। तो हमको कैसा हो जाए कि अच्छा, इंडिया एट 200 एडी या इंडिया एट 250 एडी हमको पता चलना चाहिए, एंड उसके बाद का आगे का स्टोरी वाला पार्ट। अभी टेक्स्ट बुक ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके चलता है। एक है सेकेंड सेंचुरी बीसी और उससे पहले का टाइम पीरियड, एक आफ्टर सेकेंड सेंचुरी बीसी है से लेकर 0 तक, और एक उसके बाद का टाइम पीरियड है। ये दोनों उतने काम का नहीं है, बट रैंडम लेवल पर चेरा चोला पंडिया बिठाकर पढ़ाना अनफेयर, राइट? ठीक है। सेकेंड सेंचुरी बीसी से पहले सर इधर क्या सीन था? मान लो सेकेंड सेंचुरी बीसी में इधर नॉर्थ में मैपिंग करूं, तो नॉर्थ में सेकेंड सेंचुरी बीसी में किसको बिठाऊं? अशोक मौर्यस। मतलब सेकेंड अशोक नहीं, बट मौर्यस। अशोक इज 250 बीसी। तो इधर मौर्य आ गया है, अर्थशास्त्र आ गया है। तो उस टाइम पीरियड में इधर यहां तक क्या चल रहा है सर? ऐसा है, यहां तक इस वाले पीरियड को ना मेगालिथिक टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब अगर ऊपर इस टाइम पीरियड में मौर्य है, तो इस टाइम पीरियड में अभी तक मेगालिथिक, मतलब मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, तो मेगालिथिक मतलब क्या चल रहा है सर उधर? ऐसा है, बोर्ड पे देख, जैसे ये पूरा जो एरिया है, देखना प्लीज, ये पूरा जो एरिया है ये डेक्कन ट्रैप का एरिया है, पत्थर वत्थर काफी है। तो इस टाइम पीरियड में इधर से ही हमने ज्योग्राफी में पढ़ी तो नदियां निकलती थी। तो ना उस टाइम पीरियड में वो लोग ज्यादातर इन एरियाज में रहते थे। इन एरियाज में का मतलब है कि उठे हुए पथरीले एरिया में रहा करते थे। अब तुम या मैं भी उठे हुए पथरीले एरिया में रहूंगा, तो हम लोगों का भी लेना देना, खाना पीना सब कुछ पत्थर सेंट्रिक ही होगा उस टाइम पीरियड में। फिर एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड दैट। तो अगर हम लोग भी यहां रह रहे हैं, ये लोग भले मौर्य निकल गए, पर इस टाइम पीरियड में नॉर्थ में भी तो लिथिक पीरियड चलता था ना, तो लिथिक के जितने भी चीजें है ना वो इधर अप्लाई होती थी। जैसे कि इस दौरान ग्रेव्स जो थे, मतलब हमको कैसे पता चला सर कि मेगालिथिक है? जो जो उधर ग्रेव्स है, कब्र, ये सब सारी चीजें मिली ना, तो उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से उसकी कवरिंग थी। उस दौरान जितने भी स्केलेटन्स वगैरह मिले, वो स्केलेटन्स जितने भी बड़े बड़े गुफा वगैरह हुआ करते थे, उनको खोद खोद के उनके नीचे के जो मटके होते थे, उन मटकों में राख के साथ उधर मिले।
मतलब टोटल फोकस पूरे टाइम पीरियड में पत्थर और उसके इर्द गिर्द ही रहता था। उसके अलावा गॉड्स उस टाइम पर गुड्स जो है, जो खाने पीने का ऐसा था उस टाइम पीरियड में कि जितने लोगों का हमको किसी भी प्रकार का अवशेष या स्केलेटन या कुछ भी मिला तो उसके साथ बर्तन भांडे भी मिले। तो ऐसा मानते हैं उस टाइम पीरियड में कि मेगालिथिक टाइम पीरियड इन द साउथ में वो साथ में इसीलिए भेजते थे कि आपका भी अगला जन्म होगा तो ये बर्तन वर्तन तुमको लगेंगे, तो हो सकता है तुमको बाद में काम आए। तो दीज थिंग्स वर ऑल्सो बरीड टुगेदर। इट इज सेड दैट दैट विल नीड इट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। करते कराते एक चीज इस दौरान जो हमको मेन पढ़ने की है वो ये है कि मेगालिथिक टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर बहुत ही एडवांस नहीं था, एक अजीब सा स्टोन एज का जीवन था उस दौरान, ऐसा सा ही था। तो सर सेकंड सेंचुरी बीसी के बाद ऐसा क्या हुआ कि चेंज हो गया और इसको आपने मापदंड क्यों बनाया? साउथ में ही दिखता है, जैसे हमने क्लास में पढ़ा भी है ज्योग्राफी में कि ये वाला जो कोस्ट है, क्या नाम है कोस्ट का? कोरोमंडल। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है इसी जगह पर कावेरी, वेल्लार, पेन्नार ये सब नदी आती है। तो ये वाली जो जगह है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव जगह है ना, क्योंकि रिवर अपना सेडिमेंट्स कैरी करते हैं और चौड़ा है। मरीना बे या ट्रिप्लिकेन ये सब सब उसी जगह पर है, पता है। रूफ टॉप बोल रहा हूँ, प्लेटू एरिया से दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द कोस्टल फर्टाइल एरियाज। तो मैं यहां लिख रहा हूं माइग्रेशन टू कोस्ट्स। इनके साथ भी वही हुआ जो इस दौरान हुआ था कि अचानक से अगर आप लेस प्रोडक्टिव एरिया से मोर प्रोडक्टिव एरिया की तरफ जाते हैं तो सारे के सारे लोग इधर से नीचे की तरफ जाते हैं, सब अपना रुमाल डालने लगेंगे, ये मेरा हुआ, ये मेरा हुआ, ये मेरा हुआ, वो मेरा हुआ। फर्टाइल एरियाज में एक इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड्स का एडवांसमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। लिविंग स्टैंडर्ड में जब भी एडवांसमेंट होगा तो सबसे पहले आदमी कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स को एडवांस करेगा? रोटी कपड़ा मकान। तो अगर रोटी कपड़ा मकान करेंगे तो रोटी में, कपड़ा में और मकान में सबसे पहले क्या चीज एडवांस होगी? रोटी वाला पार्ट। तो रोटी वाला पार्ट होगा तभी तो एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आएंगे। तो एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आएंगे तो कैसा पता चलेगा? अपने पास इतने बड़े बड़े वो वाले हथियार हुआ करते थे जिससे अपने पत्थर तोड़ने में लगे। पता चला कोस्ट पे पहुंचे तो पत्थर तो है ही नहीं। तो तुमको एग्रीकल्चर करने के लिए कितनी मस्त नदी का पानी, अच्छा अलुवियल सॉइल, सेडिमेंट सब कुछ मिला, पर इतना बड़ा औजार क्या काम का? तो इससे तुमको अपने औजार को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कोस्ट में औजार ही पतले मस्त और एग्रीकल्चर वाले मिल गए। तो हम क्या बोलेंगे? अला इसके पहले मेगालिथिक था, इसके बाद तो मेगालिथ मिलेगा ही नहीं ना। कोई भी बड़ा पत्थर वाला हथियार मिलने की जरूरत क्या है? सब छोटा छोटा हथियार मिलने लगेगा। इसीलिए इस टाइम पीरियड में जो सबसे ज्यादा बूम मारा ना, वो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था। प्लेन एरियाज में जितने भी और रिसोर्सेस है, आदमी उसको एक्सप्लोर करने लग जाएगा। अगर मैं आपसे खाली इतना पूछूं कि सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स इस वाले टाइम पीरियड में यहां क्या चल रहा था? हाँ, सेकेंड सेंचुरी से जीरो की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा था नॉर्थ, है ना। जैसे सेंट्रल एशिया से लोग हिंदुस्तान आने लग रहे थे, तो सेंट्रल एशिया से जब लोग हिंदुस्तान आने लगेंगे उनको क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी चले जाएंगे। तो वो जब कहीं भी चले जाएंगे तो उनमें से कुछ लोग क्या करने लगे? इधर भी आने लगे, इधर भी आने लगे, क्योंकि वो लोग तो ट्रेड वाले पार्ट को मजबूत करने में लगे हैं ना। जस्ट सेइंग, स्टोरी बना रहा हूं। वो जब उस जगह पर आए तो उन्होंने देखा, अरे तुम लोग भी इधर रहते हो, हमको लगा गांव में खाली मौर्य मौर्य है। लेकिन क्यों भाई साहब, हम भी इधर रहते। तो उससे पूछा कि सुन ना, तेरे पास ये वाला सामान है बेचने को? ये लोग तो इतना ट्रेड सेंट्रिक थे ही नहीं ना कभी। तो इनको क्या लगा, आप ये सामान हमसे ले जा रहे हो और इसके बदले आप हमको पैसा देने की बात कर रहे हो। बोला हाँ, सामान दे इसको। धीरे धीरे क्या होने लग गया, जो इधर हो रहा था, जो इधर हो रहा था, इधर थोड़ा पिछड़े लेवल पर हो रहा था। इतनी मजबूती नहीं थी इनके ट्रेड में कि नॉर्थ इंडिया को उस टाइम पर मैच कर सके, बट ट्रेड तो चालू होगा ना। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, ये भी इस जगह पर ना संपन्न होने के प्रति बनने लगेंगे। और जो सबसे मजबूत होगा वो होगा कॉन्टैक्ट विद द नॉर्थ विल स्टार्ट। चार तो होशियार होंगे ना जो बोलेंगे
आता हूं 2 दिन, एक बार मथुरा जाके देख के तो आऊं, ऐसा क्या माल सामान है जो हमारा ले जा रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर वो अभी इधर उतरे और उनके लिए जिंदगी में 10 पैसा भी बहुत बड़ी बात है, और कोई आदमी उनको आगे बोले 10 रुपए में ये दे दे, तो सबसे पहले दिमाग में ट्रेडिंग में क्या आएगा, हम ही को 10 रुपया दे रहा है तो ये इतने कितने का माल है कि ये कहीं बेचने जा रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको आगे का जानने का बहुत कीड़ा होता है, उसी में से 4 अभी पैदा होंगे जो क्या बोलेंगे, इसको 10 में नहीं दूंगा, मैं अपना एक सेंटर खुद यहां बनाऊंगा। तो वो माल ला ला के इधर बेचने लगेगा, तो पता चलेगा नॉर्थ सेंटर और साउथ तो सब बराबर हो रहा है सर, धीरे धीरे। तभी तो तीनों किंगडम बन के तैयार होंगे। तुमको क्या लगता है पांड्या चोला चेरा बेसिकली क्या करेंगे गेम में? इनको यही समझ आएगा ना कि अल्टीमेटली हमको वही करना पड़ेगा जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। एक खाली स्टोरी बना रहा हूं कि कोई पार्थियन, सिथियन, कोई बैक्ट्रियन आया, इनसे माल लेकर गया और इससे पूछा 10 पैसे का माल 10 रुपए में ले जा रहा है, तू क्या करेगा? बोले आगे बेचूंगा। ऐसा कौन है इंडिया में जो ये खरीदने के लिए बैठा है? इंडिया में नहीं है, ईरान में है। तो पूछेगा ना ईरान किधर है, बहुत दूर है, ऐसे करके जाएगा तो उधर जाएगा। इसने तो पूरी जिंदगी समुंदर ही देखा, इसको लगता था इसके आगे तो कोई दुनिया ही नहीं है, यूं जाए तो खत्म हो जाए। इसको क्या मालूम ऊपर भी जाना है, क्योंकि ये फैल रहे थे ना गेम में, साउथ तो उतना एक्सपोजर में था ही नहीं। सो धीरे 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 व्हेन पीपल विल स्टार्ट मूविंग साउथ, कमिंग डाउन साउथ, तो पूछेंगे अच्छा किताब का कॉन्सेप्ट है, हम भी लिखेंगे। किंगडम का कॉन्सेप्ट है, हमको भी राजा बनना है। अच्छा 10 लोगों को मिलिट्री में भी रख सकते हैं, मतलब उनको कुछ पैसा दो तो किसी को मार भी देंगे, ये भी बढ़िया है। ये भी सिस्टम सेट करो, एडमिनिस्ट्रेशन सेट करो, सोशल ऑर्डर सेट करो, बिजनेस हायरार्की सेट करो। सारी चीजें जो मानवता के लिए, इतिहास के लिए अच्छा है, वो सबका सब अपने को भी सेट करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी BC टू राउंड अबाउट 0। उसमें 4-5 चीजों को लेकर बात। पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द अपलैंड्स टू द फर्टाइल बेसिन्स, इज राइट। मटीरियल कल्चर का डेवलपमेंट होगा ना, मसायाना में बात करते हैं, मटीरियल कल्चर का डेवलपमेंट होगा ना, बिल्कुल होगा। वेट पैडी कल्टीवेशन का काम होने लगेगा, धीरे धीरे टाउन्स और विलेजेस बनने लगेंगे। अगर मेरे को इसी जगह पर टाउन्स और विलेजेस बनाने तो मैं क्या करूंगा, ये सब एरिया में टाउन्स और विलेजेस बनाने लगूंगा। तो कोई अच्छा आदमी और होगा जिसकी बुद्धि और मजबूत चलती है, वो क्या बोलेगा, जिस बाजू नदी जा रही है क्या उधर ही थोड़ी उतरना है, पहाड़ पे खड़े हैं सब उधर ही उतरेंगे, तो कुछ इधर मुड़ जाओ, इधर उतर जाते हैं। तो जो बंदे इधर उतरेंगे उनको क्या पता चलेगा, अरे सही है भाई इधर भी कोस्टल प्लेन है, तो अगर वो वाला कोरोमंडल है तो ये वाला भी तो मालाबार है, इधर भी रुक ही सकते हैं। तो जब कोस्टल ज्योग्राफिकली थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि जो उस साइड के प्लेन पे उतरेंगे वो वेट पैडी कल्टीवेशन और ये सब का काम करेगा, और जो इस साइड उतरेगा वो स्पाइसेस का काम करेगा, क्योंकि केरला इज नोन फॉर दैट। पता चले चावल बेचा, आज के दिन में चावल 30 रुपए किलो, और इतना 1 किलो का पूरा बोझ बकायदा लगाने का, काटने का, बरसात का इंतजार करने का, सींचने का, ये वो कि अंग्रेजी लगे और उस साइड पे उतरे तो पता चला एक पेड़ पे से लविंग उतार लिया 1 किलो, तो बोले भैया ये लविंग कितने का, तो बोले 2000। लॉन्ग, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये गाएगा 2000, क्योंकि उधर वालों को तो यही पता है कि चावल से पेट भरता है, तो वो 30 रुपए का हो भी सकता है, पेट भरता है, लौंग से तो नहीं भरता। हमको नहीं मालूम ना लौंग का क्या कीमत है, हमको नहीं मालूम ना दालचीनी का क्या कीमत है, या और जो भी मसाले हैं, स्पाइसेस है, उनका क्या कीमत है। पर जो रजवाड़े हैं जिनके खाने में कम से कम 15 टाइप की डिश बनती है, थोड़ा सा मिर्च कम, थोड़ा सा नमक ज्यादा, थोड़ा ये वो, तो अलग अलग मसालेदान और खान बना के उन चीज का इस्तेमाल करेंगे ना, उनको क्या पता चलता है, चावल तो वैसा ही रहेगा, मसाले का ही तो गेम है। तो 2000 रुपए में लेने लग जाएंगे। सोच उगाने वाला क्या सोचेगा, भाड़ में गई जिंदगी, चलो जंगल, सब कब्जा करते हैं। भाई ये 4 पेड़ मेरे, दूसरा है कि नहीं ये 4 मेरे, तीसरा क्या बोलेगा, एक काम कर 2000 रुपए में पूरा जंगल देना है। तो हम उससे पूछेंगे तेरे 2000 रुपए कैसे है तेरे पास, मैं गया था नॉर्थ में 4 किलो बेच के आया, 2000 मिले, जंगल ले डाला मैंने। दैट इज हाउ पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग ना, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये तो किसी का ओनरशिप में होल्ड ही नहीं करता है। रिसोर्स एज अ कॉन्सेप्ट की सबसे यूनिक बात यही तो है, जब तक किसी को पता नहीं चलता है कि एक रिसोर्स है तब तक कोई बात नहीं, किसी भी चीज में यूटिलिटी भर दो और उसका कोई काम आने लग जाए, अचानक से वो कौड़ी का माल अरबों रुपए का हो जाता है। यूरेनियम के साथ तो दुनिया में यही हुआ होगा।
या ऐसा स्टोरीज में कभी कभी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार सॉरी बिहार झारखंड रीजन में जब वो काली जमीन हुआ करती थी कोयले वाली, तो लोग बोलते थे कोई तेरे जन्म के पाप होंगे, इस वजह से तू काली जमीन का मालिक है, कुछ उगा भी नहीं सकता यहाँ। हमारे देख अलुवियल सॉइल वाली जमीन है, कितना अच्छा खेती होता है। थोड़े दिन बाद पता चला होगा तू कर खेती, हमारे तो खेती 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 करने की जरूरत ही नहीं, यूं करके निकाला 100 रुपया, और फिर निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, और अचानक से लोग उसको ब्लैक गोल्ड बोल रहे हैं। तो लेकिन हम तो फिर भी खाने का माल उगाते, तू क्या कुछ उगाता थोड़ी है। तो ले एक काम कर, 1 किलो बेच ओए, फटाफट कोयला ला, तेरे खाने का माल ले, और जो छुट्टा बचा रख ले, क्योंकि मैं तो फिर खोद लूंगा उसमें से 1 किलो वापस बेच दूंगा। ऐसा ही होता है ना दुनिया में। रिसोर्स का कॉन्सेप्ट ही यही है। सारे लोग और दुनिया में क्या करने में लगे, ये बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब में जितना भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है, इसका अल्टीमेट एम और गोल क्या है? सब कुछ इस दुनिया में है, उसमें से खाली ये पता करो स्पेस में जाके कि इसमें से कोई ऐसा आइटम है जो रिसोर्स बन सकता है, तो उसके अंदर यूटिलाइजेशन फूक दो और वो कौड़ी का माल करोड़ों का हो जाएगा। That's how the whole process in South will start. The advantage of South is what? Knowledge was already there. They just had to get connected. They just had to travel. They had to apply in their areas, and कड़ा पूरा सीन मस्त हो जाता है। फिर तो उसी टाइम पीरियड में मटेरियल कल्चर, वेट पैटी कल्टीवेशन, टाउन्स एंड विलेजेस का आना, और धीरे धीरे जो इस दुनिया में होता है सोशल क्लासेस का बन के तैयार होना। सोशल क्लासेस में क्या होगा? जो जीत के तैयार करेगा और जो पूरे एरिया का मालिक होगा और जो लड़के अपना एरिया बनाएगा, वही एक टॉप सोशल क्लास होगा। फिर एडवाइजर होगा, वैश्य होंगे, और चीजों में मदद करने वाले लोग शूद्र का कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। धीरे धीरे जैसा नॉर्थ इंडिया में हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन क्लासेस सेट होने लगेंगे। ट्रैवल करके भी आएंगे, तो ट्रैवल करके आने में क्या पता चला होगा, 4 पांचमो नहीं 4 सुधी जराक जे। तो ऐसा भी हुआ कि हमने साउथ में 5वां क्लास नहीं देखा या 3 नहीं देखा, तो कैसा होने लग गया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में सिमिलर टाइप का क्लास हो गया। तो इसीलिए कभी भी आई हैव फ्रेंड्स जो बोलते कि हाँ भाई, तो बोलते आई एम अ टैम्ब्राम इज अ बेसिकली अ तमिल ब्राह्मण, so you will see the Brahmin culture existing there also. Central India also you will have Brahmins, North India also you will have Brahmins. So obviously that's an occupation that people get into, so that will to remain same only ultimately. That started कुछ वर्ड्स, जैसे साउथ में उसी टाइम पीरियड में 2-3 चीजें और अच्छी मिली जिससे और बूम आ गया। कोलार का गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स। आज के दिन में हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मोती का एरिया कौन सा है? मोती हैदराबाद। तो यू विल हैव पर्ल्स, यू विल हैव प्रेशियस स्टोन्स। 5-7 स्टोन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग अलग अलग रंगों को लेकर जब अपने बात करते हैं। तो पुखराज होता है, नीलम होता है, माणिक होता है, पन्ना होता है, ये सारे स्टोन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जेम्स एंड ज्वेलरी ऊपर के राजा रजवाड़े से लेकर इन सब जगहों पर सिल्क रूट चल रहा है, तो उधर तो इस्तेमाल होता है, एक्सपोर्ट भी होगा, और इनको लगा होगा पत्थर में से लाल कलर का निकाला तो बोलता है 10,000 का लेके जा, ये तो उगाना भी नहीं पड़ रहा है। तो ये काला वाला पत्थर भी 10,000 में ले जाओ, बोले ये जल जाता है, ये कोयला है। अच्छा ऐसा, ये माणिक ये नहीं जलता, इसका क्या करोगे? आई एम श्योर दे मस्ट हैव लाफ्ड। इसका क्या करोगे? बोले पहनेंगे, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी समझते हो, इससे हमारे समय ठीक होगा। बोले तेरे समय का तो नहीं पता, इसको 10,000 में लेके जा तो हमारा समय ठीक होगा। उनका यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, और बेचते वक्त इनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना महंगा महंगा ये सब कैसे बिक सकता है। अल्टीमेटली 100 साल के अंदर अंदर जो नॉर्थ इंडिया को 2500 साल लग गए, 100 साल के अंदर साउथ इंडिया तो चमचमा के तैयार हो गया था। सारे बनेंगे ही ना। हाउ मच टाइम डज इट टेक? नथिंग। एंड व्हाट एग्जैक्टली, इतना कितना रॉकेट साइंस लेकर आना था? सब तो समझ आ रही रहा था, खाली क्या देख कर आना था, ऊपर एक आर्किटेक्ट नीचे लेकर आना था, और आर्किटेक्ट को क्या बोलना था, वो महल उधर देखा था ना, बना दे वैसा। बोले साहब पत्थर ये रहा बीच में, लेना पूरा। ये किसका है? अरे हमारा है, तू लेना, पैसा इतना लगे, दिया। तो करते करते तो महल बन के खड़े होने लग जाएंगे। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, ओनली 200 years ओनली।
They traveled a distance of 2000 years. And why not? कोई चीज का रहस्य तो बाकी नहीं रह गया था उसी वक्त। जैसे ऐसे एक करंट अफेयर नहीं, पंचायत न्यूज है। अभी वो विजय, साउथ का एक स्टार है ना, हाँ, देवकोंडा ने, वो थालापति विजय, उन्होंने एक अपनी पार्टी लॉन्च की है। पार्टी का क्या नाम है? विजय बिलोंग्स टू विच स्टेट? ओके, व्हाई आई एम आस्किंग, ऐसे रैंडम नहीं है, इससे लेना देना उस चीज का। जैसे यू विल सी सम वर्ड्स मेंशन्ड इन द नॉर्थ इंडियन बुक्स। जैसे यहां पर कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे दक्षिणा पथ। पथ इज बेसिकली रास्ता, तो द रूट टू द साउथ वाज कॉल्ड एज दक्षिणा पथ। जैसे देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज तमिज़खाम। दिस इज बेसिकली द कनेक्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। विजय की पार्टी के बीच का जो नाम है उसमें तमिज़खाम करके उनकी पार्टी का नाम है, गूगल करके देखोगे तब मिल जाएगा। जैसे उसी वक्त एक और वर्ड Tamraparini's, it is basically the people of Sri Lanka at that point of time. जैसे there is one more word, जैसे pepper, काली मिर्च। जैसे यहां से जो सबसे ज्यादा ट्रैवल होकर इधर जाता था ना, वो यवनप्रिया का ट्रेड होता था। क्यों? चाइना नॉट मच, नॉर्थ इंडिया दे यूज अ लॉट बट दे डोंट ग्रो मच। अब अगर आपको थोड़ा भी culinary स्किल्स का आइडिया है तो काली मिर्च किसी भी चीज में डालने से अच्छा फर्क आ जाता है खाने में, तो इसीलिए उसका मेन एरिया तो ये है। तो यवनप्रिया की ट्रेडिंग इधर से होने लगी। देखना आप बोर्ड पे मैं पुरानी स्टोरीज को कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे यहां से यहां पर यवनप्रिया और प्रेशियस स्टोन्स की यहां से ट्रेडिंग होने लगी। इस वाले एरिया में से सातवाहनास जो है वो लोग राइस बेचने लगे, आयरन का इस्तेमाल करने लगे, कोलार का गोल्ड इस्तेमाल करने लगे, अपना कॉटन का इस्तेमाल करने लगे। तो ये भी ग्रो करेंगे, ये भी ग्रो करेंगे इस टाइम पीरियड में। यहां पर थोड़ी देर बाद बात करूंगा, मथुरा भी ग्रो करेगा, उज्जैन भी ग्रो करेगा, कौशंबी, वाराणसी, पाली, पाटलिपुत्र, ये भी ग्रो करेगा, जो जो अपना सामान बनाते। और ये पूरा का पूरा एरिया इधर से लेकर ही ट्रेड का जो पूरा रूट है वेस्ट इंडिया से एक्सप्लोर करने लगेगा। मैं भी शाखा होता ना तो वेस्ट इंडिया जरूर कब्जा करता, कि ये इंडिया में रहने वाले लोग जितना भी जहां से उगा ले, वेस्ट इंडिया के पोर्ट कैप्चर करके रखो, जाने वाले सामान में खाली टोल टैक्स भी ले लेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। देने वाला बंदा वैसे भी देगा, इतना हाई मार्जिन है उसमें, रुपया एक टोल टैक्स का लग ही जाएगा, तो उसके मार्जिन पे कौन सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था उस टाइम पीरियड में। सो इसीलिए दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट दे विल फेस। तो इस दौरान रूट तैयार हो गया, पर्ल्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन से लेकर सारी चीजें उस टाइम पीरियड तक तैयार होने लगी। और धीरे धीरे, प्लीज बोर्ड पे देखना, मैं जीरो पर आ रहा हूं, और धीरे धीरे ये एरिया ग्रो करने लगा। और उस टाइम पीरियड में ये हुई स्टोरी। और अब मैं बात कर रहा हूं मेंशंस की। उस टाइम पीरियड में एनसीईआरटी ये बोलता है कि नॉर्थ इंडिया से भी बहुत सारे लोग साउथ इंडिया आने जाने लगे, और यहां का जो सरप्लस था उसका इस्तेमाल करने लगे, या फिर अपने आप को साउथ इंडिया में बेस करने लगे। कम से कम ऐसी 4-5 किताबें हैं जो क्लियरली साउथ इंडिया को लेकर बात करती है। ऑफिशियली स्पीकिंग, मेगास्थनीज जो था ना, 323 बीसी में सीजीएम के कोर्ट में जो बंदा बैठा करता था, पता नहीं कैसे, मैं तो स्टोरी नहीं कनेक्ट कर सकता, पर ऐसा लिखा है कि मेगास्थनीज भी पांड्याज को लेकर बात किया था। मैं अभी बोर्ड पर ड्रॉ नहीं किया है कि पंड्या, ड्रॉ कर देता हूं कि पंड्या, चोला, चेरा धीरे धीरे किस जगह पर हिंदुस्तान में सेट होंगे। दीज आर नॉट द पंड्याज ऑफ गुजरात दैट वी टॉक अबाउट। दिस इज द चेराज, they are also called as Kerala Putra. This area, the Tamil Nadu area, is the Pandyas.
इस जगह पर सुनो, पंड्या का जो कैपिटल है मदुरै, खाली बता रहा हूं, आगे की स्टोरी में पंड्या ही सबसे टॉप निकलेगा। और उस दौरान ये वाला पार्ट अगर रब कर रहा हूं, सो दिस इज द चोलाज एरिया, और इसके ऊपर का एक एरिया है, आज उसकी बात नहीं कर रहा, अभी नहीं पढ़ाना, बट पल्लवाज ऊपर है। फोटो दिमाग में होना चाहिए। हमको अभी 3 ही किंगडम पढ़ना है। पल्लवा मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मेरे को नेक्स्ट स्टोरी में पल्लवा की जरूरत पड़ेगी। सो चोला, पंड्या और चेरा। जैसे चोला का जो कैपिटल है वो कावेरी पट्टनम है, वो कैपिटल बन के उभरेगा। तो इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके, जैसे मेगस्थनीज पंड्यास की बात करता है, कैसे करता है मैं नहीं बता सकता, किताब में लिखा है, बिकॉज तब तक तो पंड्यास आए नहीं थे, ऐसा पंड्या खुद बोलते हैं। उनका भी तो अपना हिस्ट्री लिखेंगे ना वो, तो मैं नहीं जानता। संगम लिटरेचर थोड़ी देर में किताब पढ़ाऊंगा, किताब को लेकर वो ये लोग ही लिखेंगे। संगम लिटरेचर एक ऐसी किताब है जो नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी, सोन नदी, इनकी चर्चा करते हैं। तो अगर साउथ वाले भी नॉर्थ की चर्चा करते तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ वाले ही साउथ आएंगे, साउथ वाले भी नॉर्थ जाएंगे। वो एक है। जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है, बोर्ड पे देखना, ये पता चल रहा है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो भी चोला चेरा पंड्या को लेकर अपने इंस्क्रिप्शंस में चर्चा करते हैं कि वो कैसे हैं, नहीं है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यस। सो दैट इज फाइन। द जैन्स, द बुद्धिस्ट्स, द अजीविकास, जो बिंदुसार था, so because the Jains and the Buddhists also traveled all over the country, and मौर्य के वक्त याद आ रहा हो तो जब बुद्ध का स्वर्गवास हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, 200 साल बाद जब फैमिन आया पाटलिपुत्र में, सो दे ट्रेवल्ड साउथ। तो इट इज द जैन मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दे आल्सो ट्रेवल्ड, तो उनकी वजह से भी तो नॉलेज साउथ आया, और वो जब साउथ से रिटर्न हुए तो वो वाला नॉलेज भी तो नॉर्थ गया। तो इस तरीके से मेंशंस उनकी किताबों में भी है। और उसके अलावा तम्रपारनीज जो साउथ बोल रहा हूं, जो श्रीलंकन है, उनका भी नॉर्थ आना जाना, क्योंकि श्रीलंका आज के दिन में बुद्धिज्म को मानता है। किताब इस बात की चर्चा करता है कि अशोक के टाइम पीरियड में, व्हेन ही वाज हियर, ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एम्बेसडर्स, हाथ देखना, एम्बेसडर्स वर सेंट टू चाइना, जापान, ग्रीस, श्रीलंका, ईस्ट एशिया। तो इन सब जगहों पर गया तो द पीपल ऑफ श्रीलंका ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन बुद्धिज्म, सो दे विल ऑल्सो कम एंड गो, एंड इट इज ऑब्वियस कि साउथ वाला रास्ता ही पार करना पड़ेगा। तो ऐसी 5-6 जगह ऑलरेडी है जहां पर या तो नॉर्थ से साउथ की बात या तो साउथ से नॉर्थ की बात का किसी ना किसी प्रकार का जिक्र है। अब सर जीरो में ऐसा क्या हुआ कि आपने एक जीरो का मापदंड बना रखा है और उसके बाद ये सब किंगडम्स बनाओगे? बोर्ड पे देखते हैं हुआ क्या। अफ्रीका, अफ्रीका बोर्ड पे इस जगह पर हम अगर बात करें तो मैंने आपसे रोम को लेकर बात किया था। जीरो में रोम के साथ जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट क्या होगा? रोम इज फेमस फॉर पोप, क्रिश्चियनिटी इटसेल्फ। तो कैसा है कि जब क्रिश्चियनिटी जीरो में इस जगह पर आएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमने आपसे बात किया था कि वो लोग इजिप्ट को ऑक्यूपाई करेंगे। तो व्हेन रोम विल ऑक्यूपाई इजिप्ट, दैट्स अ गुड थिंग फॉर रोमन्स। कल हमने जब बात किया था तो हमने 100 बीसी पे रोम बनाया था, बोलो हाँ, 100 बीसी पे रोम बनाया था। तो 100 साल में धीरे 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 करते रोम फैलेगा ना। तो रोम जीरो तक आते आते एक बार लमसम फर्स्ट सेंचुरी एडी लेते हैं कि वो अफ्रीका सेट हो गया। अफ्रीका सेट होने के बाद फर्स्ट सेंचुरी में या जीरो में सबसे खतरनाक हुआ कि मॉनसून वॉज डिस्कवर्ड। व्हाट इज द गुड पार्ट अबाउट मॉनसून का डिस्कवरी? इस जगह पर अगर मॉनसून का डिस्कवरी होता है, ये तो नॉर्थ इंडियन ओशन है, तो नॉर्थ इंडियन ओशन में मॉनसून के डिस्कवरी से क्या पता चलता है कि दैट द ओशन करंट will flow in the clockwise direction for 6 months a year। तो अगर यही इजिप्ट है, यहीं पर अपना नाव सेट करो और यहां से नाव लेकर जाओ,
तो माल यहीं से यहीं आ जाए, तो यहीं से माल लेकर यहीं से इजिप्ट होते हुए रोम ले लेंगे ना उसको। पूरा यहां से इनको बीच में ले जाना, दलाली देना, इधर पार्थियन लेना, ये पूरा यूरोप काटना और माल को रोम लेकर सिल्क रूट तैयार करना, कौन करेगा इतनी मगजमारी? It was the discovery of monsoon at that point of time, and the other is Rome taking over Egypt at that point of time, which led to the connect of South directly with the world. नहीं तो पहले साउथ वाले जाते थे सेंटर इंडिया, सेंटर इंडिया से जाते नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया बोले भैया हमारा भी सामान पहुंचा देना, नहीं तो वो शाखा वालों को बोलते थे पोर्ट से हमको भी पहुंचा देना। अब रोमन्स डायरेक्टली साउथ इंडिया आते हैं और फिर 6 महीने बाद वापस से माल जुटाने का, सुनो ध्यान से, 6 महीने में इधर आने का, इधर माल जुटाने का, माल जुटाने के बाद इधर रखने का, 6 मंथ्स बाद जो ये इंडियन ओशन का करंट है उसका डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो माल सामान इधर लेकर आ जाने का। तू सोच के देख, इसी टाइम पीरियड में ही तो, ये देख, इसी टाइम पीरियड में ही तो, जीरो के वक्त ही तो ट्रेड अपने टॉप पे चल रहा है ना, और कब तक चलेगा? 200 एडी तक। तो अब क्या हो गया, इनसे मैंने पूछा जीरो और फर्स्ट एडी में क्या चल रहा है भाई, बस माल जा रहा है, आ रहा है, इधर है उधर है। मैंने इससे पूछा तू क्या कर रहा है, मैं ही भेज रहा हूं, आ रहा है जा रहा है। तो मैंने पूछा विश्वामित्र पुलमई से तुम्हारा क्या, सॉरी पहले उसको लेते हैं, हाँ, गौतमी पुत्र सत्यकारिणी से, और तू क्या कर रहा है? मैं भेज रहा हूं सर, इधर से जा रहा है आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा 100 एडी हो गया है, और किसी से मिला रास्ते में? देखा था 2 रोमन जहाज जा रहे थे, किधर जा रहे थे पता नहीं, साउथ बाजू कहीं जा रहे होंगे। अब बीच समुद्र में हमको क्या करना? मैंने कहा हो सकता है नीचे वाले कोस्ट पे रुक रहे हो, अब वो अपना संभालेगा ना, तो उसमें से एक तो होगा ना जो इस साइड उतरेगा और बोलेगा कि मैं देता ना साहब, क्या चाहिए, चले वो पेपर मिलेगा। तो अगर ये 100 रुपए का पेपर बेच रहा था और उस दौरान पेपर की कीमत 1000 रुपए होगी, और उस दौरान भी ये 100 का बेच रहा था, तो इधर करते करते 500 में सब जोड़ जोड़ के भेज रहे थे। तो अब तो ये डायरेक्ट 1000 में नहीं बेचे, क्योंकि पेपर की कीमत 1000 की है। या एक बार के ले लेते हैं कि कोई रोमन आदमी है, वो बोलता है कि ओ 1000 रुपीज पेपर, कैन यू गिव इट टू मी 900? ये सोच रहा मैं तो 100 में बेचता था, 900 का पेपर कैसे हो गया? उसको लगा 800, 8 गुना ज्यादा। इतना फास्ट तो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया प्रॉस्पर नहीं हुआ जितना चेरा चोला पंडिया होकर हो गया। थोड़ा सा जहाज नीचे ले जाओ तो पंडिया बोलता है पूरे केरला ही रोक लेगा क्या, थोड़ा तो घूमने दे। और ट्रेडर्स तो वैसे भी क्या बोलेंगे, इधर तक इतना सामान मिला है, थोड़ा और घूमते हैं, तो थोड़ा और इधर जाएंगे। तो चेरा से जब पंड्या की तरफ जाएंगे तो पंड्या को भी फायदा होगा, पंड्या से थोड़ा सा चोला की तरफ जाएंगे तो चोला को भी फायदा होगा, इससे ऊपर चले जाएंगे तो बंगाल आ जाएगा। इतना एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था उस टाइम पीरियड से। व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से इज दिस होल रूट ऑफ साउथ इंडिया at that point of time, due to the discovery of monsoon and Rome occupying Egypt in the 1st century AD, became a part of the international trade route. Are you with me? उसके बाद वही जो होता आया है, किंगडम्स का बनना, और उसके बाद जो होता आया है क्लेश, ये मेरा है, नहीं नहीं ये मेरा है, तू कैसे रोक लिया, ये वो। उसमें सबसे पहले इनकमिंग का पहला टोल लेगा चेरा, क्योंकि ज्योग्राफिकली उसका एरिया प्लस पड़ता है। पर पहला टोल लेने वाला थोड़े दिन ही एडवांटेज ले सकता है ज्योग्राफिकल। सबसे मजबूत एडवांटेज उसको मिलेगा जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी आर्मी, जिसका कब्जा और जिसका किंगडम सबसे बड़ा होगा, पंड्या। तो उस टाइम पीरियड में पंड्यास की इसीलिए तारीफ है, या पंड्यास को इसीलिए साउथ में इतना माना किया जाता है, क्योंकि दे टुक दैट एरिया इन अ बिग मैनर। द तमिल स्पीकिंग पीपल एंड नॉट द मलयालम स्पीकिंग पीपल। जैसे टुडे केरला हैज इंग्लिश स्पीकिंग पीपल अ लॉट, इट हैज क्रिश्चियंस अ लॉट, एंड यू नो व्हाई इट इज, because when they come, the Romans, Christianity has to prosper. So a lot of people, irrespective of whatever religion they belong to in Egypt,
शायद must have converted to Christianity at that point of time. So when they come, they'll settle here. So if they settle here, why not? English becomes the common language of communication. So that's also a reason. And for a long period of time, 2000 साल तक फिर ये आज भी इस तरीके से बरकरार है. Are you with me, guys? मेहनत लग गई है. स्टोरी, मेंशंस और किंगडम के प्लॉट होने से पहले इस पूरे को मैप के फॉर्म में और नॉर्थ इंडिया को कंसिडर करते हुए समझाने में. बराबर. अब जीरो से लेकर किंगडम्स का बनना करना ये सब स्टार्ट होगा. तो अब ऐसा है, एक किंगडम, उसका थोड़ा इंट्रो, चोला का थोड़ा इंट्रो, चेरा का इंडियो, राम कथा उनकी, क्या सही किया क्या गलत किया, किसको मारा काटा, ये एग्जाम में उतना नहीं आता है. पर अगर बैक स्टोरी के साथ थोड़ा एरिया का आइडिया नहीं हो तो प्रीलिम में 5-7 क्वेश्चन बनते हैं और उसमें से 1 या 2 साउथ के बनते हैं. तो इतना तो दिमाग तभी खुल सकता है जब स्टोरी की पकड़ ठीक ठाक हो. अदरवाइज इट विल बिकम अ चैलेंज. हाँ. चलेगा ना. जैसे जब रोम का इजिप्ट खत्म होगा, जैसे अभी देखिए यहां लिखा है, फिर यहां से एक और पड़ाव आएगा 200 एडी का. तो 200 एडी से रोम का डिक्लाइन शुरू होगा, ट्रेड खत्म होगा, तो रोम का इजिप्ट छूटेगा. पर इजिप्शियंस को तो पता ही होगा ना कि जाना है और लाना है, तो वो व्यापार तो चलेगा. तो इसीलिए हम लोग इंडियन हिस्ट्री में क्या बात करते हैं, अब केरला तमिलनाडु वाला एरिया तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ट्रेड से कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा. वो तो एक बार खाली पता ही चलने की देर थी. अब वहां रोम रहे कि राम रहे, वो कनेक्टेड है तो है. और ये वाले नहीं करेंगे तो ना करें. ये वालों को तो पता चला कि लोगों को हमारे माल सामान की जरूरत है, तो ये निकलेंगे उस गेम में. आर यू विथ मी? राइट. Okay, talking a few things about let's take Pandyas first. ज्यादा बातचीत करके उतना ना फायदा नहीं होगा, बट इन जनरल थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का आइडिया. पंड्या, चेरा, चोलास. राइट. टॉकिंग अबाउट द पंड्यास. ऐसा है, अगर मैं बोर्ड पे बोलूं कि साउथ और साउथ ईस्ट वाले पार्ट में है, तो अपनी बात समझ आनी चाहिए कि साउथ और साउथ ईस्ट को कैपिटल कैप्चर करते हैं. मदुरई इनका कैपिटल है. दैट्स फाइन. ये कैपिटल मैं इसीलिए बोल के छोड़ रहा हूं. 1 घंटे बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि सबसे अच्छा, वो किताब ये मेंशन करता है कि पर्ल्स में इनका ट्रेडिंग बहुत अच्छा है. और उस दौरान it's not important to mention that they are wealthy. They profited from the Romans. They sent ambassadors to a lot of countries here and there. And the most important, जो मेरे स्टोरी में आगे काम आएगा, it is the Brahmins in the Pandyas who become the most influential during that point of time. Why are you saying this, sir? Because ये जो स्टोरी चल रही है मेरी, प्लीज बोर्ड पे देखते हैं. 2nd century BC, फिर 0 से लेकर 200 एडी तक की स्टोरी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 200 एडी तक ब्राह्मण सबसे डोमिनेटिंग होगा. और 200 एडी के बाद ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इस दौरान किताबें लिखी जाएगी. इन किताबों का नाम संगम लिटरेचर होगा. और वो संगम लिटरेचर विल बी लेड बाय द पंड्यास, and also because the Brahmins are the most influential one at that point of time. So in some time from now that will happen. Fair. जैसे अगर चोलास को लेकर बात करें,
चोलास को लेकर बात करें तो दो नदियों के बीच का जो दोआब का एरिया है वो इन लोगों ने सबसे अच्छा ऑक्यूपाई कर रखा है। दोनों नदियों के बारे में मेंशन्ड है, जैसे इट इज बिटवीन द पेन्नार एंड द वेल्लार रिवर्स दैट दे फाइंड द मोस्ट डोमिनेंट प्लेस। इतिहास इस बात का गवाह है कि दोआब वाला रीजन ऑब्वियसली वाटर सरप्लस रीजन होता है, बाय डिफॉल्ट फर्टाइल रीजन होता है, मोर ऑफन देन नॉट फर्टाइल रीजन होता है, तो उधर सेट होना सबसे अच्छा पार्ट होता है। रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहले वर्ड ही रोटी आती है, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए ये लोग पेन्नार वेल्लार रिवर्स के बीच में, इनका कैपिटल कावेरी पट्टनम है, खाली लिख के छोड़ रहा हूं। आगे मेरे को कावेरी पट्टनम की बहुत जरूरत पड़ेगी। एक दौर आएगा हिंदुस्तान में जब हर दूसरा हिंदुस्तान में साउथ का राजा एक ही सपना देखेगा, कावेरी पट्टनम, क्योंकि तब ये पूरा एरिया थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो तब ऐसा होगा, जैसे मगध की नहीं बात हो रही थी, जो पाटलिपुत्र संभालेगा वही होगा, तो उसी टाइम पीरियड में कावेरी पट्टनम का डोमेन आएगा। मदुरई का डोमेन इसीलिए डोमिनेटिंग टाइम नहीं आएगा क्योंकि मदुरई थोड़ा सेंटर में है। जैसे आज साउथ का जो सबसे लीडिंग प्लेस है वो चेन्नई है, तो चेन्नई कोस्ट पे है तो उसका समय आता है, कावेरी पट्टनम कोस्ट पे है तो उसका समय आता है। तो कोस्टल सिटीज वैसे भी इंडिया प्रीडोमिनेंटली एक कोस्टल सिटी डोमिनेटिंग कंट्री ही रहा है हमेशा से। दिल्ली आज कैपिटल है सेंटर में, बट कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, इन तीनों का जो रुतबा और वजूद रहा है ब्रिटिश टाइम पीरियड से वो अनमैच्ड रहा है हमेशा, राइट। तो इसीलिए कावेरी पट्टनम मेरे को बाद में काम आएगा। उनका कैपिटल कावेरी पट्टनम है। कॉटन उनका सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। उनका जो किंग है कारिकाल, उनको लेकर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा कि क्या उनकी बात है। उनका एफिशिएंट नेवी है। ऐसा बोलते हैं कि जब तक ये गेम में राइज करता और ऊपर से पल्लवा, इन तीनों ने अपनी जिंदगी में पूरी ट्राई करके, पंड्यास फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम द नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ द पल्लवास से करते करते चोलास इस गेम में उतना सरवाइव ही नहीं कर पाए। सेकेंड थर्ड सेंचुरी एडी आते आते चोला खत्म हो गए। चोला का एक टाइम पीरियड आएगा 500-600 साल बाद, जब वो गेम में वापस से राइज करेंगे 8th-9th सेंचुरी एडी में। आज के दिन में सबसे पॉपुलर आइटम चोला का क्या जानता है कॉमन इंडियन पब्लिक? चोला का चोला टेम्पल्स, बृहदेश्वर is Chola, it's a temple. नटराज, नटराज जैसे दिल्ली में कौन सा इवेंट हुआ था जिसके मंडपम में बाहर नटराज का ही मूर्ति रखा था? G20, वो उसका लैंड स्कल्पचर का है। और भी बहुत सारी चीजें, बट ये वन पे है। और फिर ऑब्वियसली चोला आएगा ही 8th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में। तो हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ के 7th सेंचुरी खत्म करते हैं। तो चोला का बनाया हुआ आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया के कोर्स में नहीं है। तो आपने जो बृहदेश्वर टेम्पल की बात की, शोर टेम्पल भी पढ़ाऊंगा, और ऐसे करते करते जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर होगा, ये सारा आर्किटेक्चर पल्लवा और राष्ट्रकूटा का होगा। वो इन तीनों को मार के इस गेम में राइज करेंगे। जैसे खाली बात करके छोड़ रहा हूं कि 200 से लेकर 400 तक का जो दौर है ना, उसमें ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये गेम चलाएगा। 400 के बाद इस गेम को संभालेगा पल्लवास। वो ऊपर से नीचे उतर के हट, तो इतना बड़ा एरिया एक बार में पल्लवा लेके जाएगा। तब वो अपने हिसाब से हर जगह सेट करेगा। स्टोरी सुनने में ना इजियर पार्ट है, बट एग्जाम के हिसाब से उसको याद रखना और घर जाके उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आई ऑलवेज कीप रिक्वेस्टिंग पीपल कि स्टोरी सुनते वक्त थोड़ा कंसंट्रेशन हाई रख लो, ताकि बाद में पेज फास्ट पलटते हैं। नहीं तो चोला चेरा पंडिया में ही आदमी उलझ जाता है, फिर उसको लगता है एक काम करता हूं, साउथ छोड़ के जाता हूं एंशिएंट इंडिया में। 4 तो राजा थे, सही थे करके जाता, उसमें भी एक भी राजा याद नहीं करना है, सिर्फ सल्तनत की लमसम बात है, तो इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं। सो चोलास की स्टोरी खत्म।
ये चोला से ही चोला मंडलम है, चोला से ही कोरोमंडल है उस कोस्ट का मेन नाम। ऐसा टॉकिंग अबाउट द चेरास। चेरा चेरा की जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस हैवी ट्रेड विद द रोमन्स, और उसमें उसका सबसे बड़ा प्लस स्पाइसेस। दिख ही रहा है ना कि सबसे फर्स्ट इधर ही एंटर करेंगे। ऐसा किताब में तो नहीं लिखा, ऐसा मैं खाली सोचता हूं कि पहले 20-30 साल तो इसने ये पता ही नहीं चलने दिया होगा कि आगे भी लोग हैं, और खुद ही स्पाइस बेच बेच के दे मस्ट हैव बिकम द रिचेस्ट ऑन द प्लेनेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन अल्टीमेटली द होल प्रोसेस वुड हैव स्टार्टेड। सो इसीलिए हैवी ट्रेड विद द रोमन्स, किताब इस चीज को लिखता है कि रोमन्स ने उस टाइम पीरियड में चेरा को चोला और पंड्या से बचाए रखने के लिए 2 रेजिमेंट्स को भी सेटअप किया था कि पगले तू टेंशन मत ले, तेरा भाई है, कोई दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे। हालांकि वो टिके नहीं, जीता पंड्या ही, बट कम से कम सेटअप करके दिया था। लिखा है कि ऑगस्टस का टेम्पल भी उधर बनाकर उन्होंने दिया था। जैसे क्रिश्चियनिटी स्टार्टिंग टू एंटर केरला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली देयर इज कंटिन्यूअस फाइट बिटवीन ऑल द थ्री। एक छोटा सा स्टोरी है कि यहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था वो कारिकाल था। चेरा का वालों ने कारिकाल के फादर का स्वर्गवास कर दिया था, तो कारिकाल अपनी पूरी जिंदगी यही सोचता था कि मेरे को कैसे भी करके चेरा को निपटाना है। ये तो ये काम नहीं कर पाया। धीरे धीरे इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। ऐसा पता तो नहीं है पूरी तरह, पर उस मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद भी इसने तो इसको ठोक दिया। ऐसा इनका जो सबसे अच्छा चेरा का एक राजा है जिसकी चर्चा है खाली किताब में, बहुत ही थोड़ा, हमको उतना काम नहीं पड़ता, उनका नाम है किंग सेथुवन। उन्हीं को गुड चेहरा या रेड चेहरा बोला जाता है। उनको लेकर किताब में खाली ये लिखा है कि उनका इतना वर्चस्व था कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया गंगा तक इन्वेड करने का पूरा प्लान कर लिया था। हिस्ट्री में कहीं दिख रहा नहीं है, खाली लिखा है, तो इसीलिए मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं कोई एरिया ड्रॉ नहीं करके दे सकता। अच्छा सर, फिर केरला वाले कहां तक आ गए थे नॉर्थ में, मन नहीं खबर। किताब ये मेंशन करता है बराबर। इन लोगों का 3 चीजों में बहुत ही अच्छा था, जैसे स्पाइसेस, मसलिन एंड सिल्क। सिल्क रेयरिंग, सिल्क रेयरिंग जो होता है तो उसमें ट्रीज होते हैं, ट्रीज पे सिल्कवॉर्म्स बैठते हैं। तो धीरे धीरे आज तो इंडिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड का कैपिटल, सिल्क कैपिटल बैंगलोर है, तो क्योंकि वो तो एक इंपॉर्टेंट सिटी हो गया आज के दिन में। बट सिल्क रेयरिंग का काम जंगल एरियाज में वैसे भी ज्यादा होता है। तो केरला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वेस्टर्न घाट 300 सेंटीमीटर रेनफॉल की वजह से आज ही इतना हरा भरा है, तो तब तो होगा ही। तो इसीलिए स्पाइसेस के अलावा इधर का सिल्क काम आने लग गया। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, वो चाइना से सिल्क मेड इन चाइना बना के उधर तक ले जाने का, और उसी में आधे भाव में इधर से अगर सिल्क मिले, क्वालिटी भी अच्छा है, तो फिर चिरा की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। धीरे धीरे करके इनकी स्टोरी में मेरे को इतनी ही चर्चा करने की इच्छा है अबाउट द 3 किंगडम्स, ताकि बच्चों के दिमाग में एक फोटो बने। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है सर, ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इन तीनों के जनरल फीचर्स को लेकर ही पूछा जाता है। इन तीनों के जनरल फीचर्स में अगर बात करें तो फॉट विथ वन अनदर एंड श्रीलंका, ऑब्वियस। सेकेंड, जैसे एलिफेंट्स, आज भी केरला में एलिफेंट्स है, तब भी केरला में एलिफेंट्स होंगे। एलिफेंट्स आइवरी सप्लाई करते हैं, आइवरी, आइवरी का भी डिमांड अच्छा है, आज अच्छा है तो तब भी अच्छा होगा। ये हाथी के दांत अगर किसी स्पिरिचुअल जगह पर ज्यादा देखने हो, सबसे ज्यादा कौन से धर्म में हाथी का दांत इस्तेमाल होता है, बुद्धिज्म। आप बुद्धिस्ट टेम्पल्स इन सब जगहों पर अगर किसी अच्छी जगह पर विजिट करें, आइदर इन हिमाचल प्रदेश और दैट मैटर लद्दाख, इन सब जगहों पर यू विल, श्रीलंका एज वेल, you will see Buddhist temples having मतलब डायरेक्ट ivory tusks in the temple area या the monastery area। तो आइवरी का उस वक्त का अच्छा इस्तेमाल है। उसके अलावा स्पाइस, सिल्क, मसलिन, प्रेशियस स्टोन्स, कॉटन, ये ऑब्वियस है। एग्जाम में टिक करना इस चीज को कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है, ज्योग्राफी अप्लाई भी करेंगे तो भी टिक होता है। बाय 1st सेंचुरी एडी जब इजिप्ट को रोम ने कैप्चर किया, और तब उसके बाद जो ट्रेड का बूम आया वो तो अनमैच्ड है, बहुत ही अच्छा।
पांच छह क्वालिटी इनकी। पहला, ऑल ऑफ देम चार्ज्ड ट्रांजिट ड्यूटीज, इज बेसिकली टोल टैक्स जैसा। जैसे ऐसा लिखा है किताब में कि पंड्या तो अपने स्ट्रेंथ और माइट के लिए घोड़े मंगाता था जहाज से, दे इंपोर्टेड। जैसे चोला के नेवी को लेकर बात है कि ये उस टाइम पीरियड में अच्छी नेवी मेंटेन करते थे। पांड्या के हॉर्सेस इंपोर्ट करना और पांड्या का एलिफेंट्स का इस्तेमाल करना अपनी आर्मी में, इसकी चर्चा है इनकी। ट्रेड की तो इनकी चर्चा है ही। एक चीज जिसकी चर्चा ज्यादा है उसको बोलते हैं स्पॉइल्स ऑफ वॉर। देखते हैं, बड़ा ही यूनिक आइटम है। जैसे आपस में जब लड़ते थे, किसी भी जगह पर घुसपैठ किया, उधर की लड़ाई हुई, तो लड़ाई जीत जाने के बाद वॉर में पैसा, जेवर, गहना, ये सब सारी चीजें तैयार होती थी। जो ये जीतते थे उस सारे एसेट को स्पॉइल्स ऑफ वॉर कहते हैं। किताब ये मेंशन करता है कि स्पॉइल्स ऑफ वॉर वो मोटिवेशन था और ये पैसा रॉयल्स के बीच में और फाइट करने वालों के बीच में बंटता था। तो इस वजह से इसकी कीमत इतनी हाई थी, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग एरियाज होंगे ना, आप हमेशा हिस्ट्री में देखेंगे उनके पास कैश वैश ये सब सब सोना गहना ज्वेलरी वगैरह बहुत मिलेगा। इन जनरल जो आप जानते हैं, आप लोग ने सुना भी होगा न्यूज़पेपर से कि कुछ कुछ मंदिरें हैं जिनके अंदर लॉक इतना किया हुआ है, मतलब खोले तो पूरा हिंदुस्तान सोना पहन सके, वो सब सब है अंदर। तो है ही, होगा भी, तो इसीलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस टाइम पीरियड में। फिर तो स्पॉइल्स ऑफ वॉर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रॉयल पीपल, बिटवीन द पब्लिक, मोटिवेशन वाला पार्ट, वो एक यूनिक पार्ट था। एंड किताब ये मेंशन करता है दैट द तमिल ब्राह्मण्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ लिटिल different from the North Indian Brahmins. जैसे they consumed wine also, they consumed meat also at that point of time. और इस दौरान एक चीज जो नोट्स में आपकी दी हुई है, बट मुझे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का है। जैसे किताब ये मेंशन करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अरासार जो है वो किंग है। किताब ये मेंशन करता है कि एनादी जो है वो उस टाइम का क्षत्रिय है। किताब ये मेंशन करता है कि वेलालास जो है ये उस टाइम पीरियड के पीजेंट्स या व्यापारी है। एंड इट इज द कदाइसियार who are mentioned as Shudras at that point of time. So basically सोशल हायरार्की से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की उस टाइम पीरियड तक भी अच्छी तरीके से सेट हो रही थी। पांच सात चीजें ही तो पढ़नी होती है। व्यापार कैसा था, लोग कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल क्लास कैसा था। किताब वगैरह थोड़ी देर बाद लिखना चालू होगा, अभी बाकी है। उस टाइम पीरियड में किताब ये मेंशन करता है कि शार्प सोशल इनइक्वालिटीज देखने मिलती है। जिस भी जगह पर बहुत व्यापार और पैसे का फ्लो होगा ना, उधर सोशल इनइक्वालिटी देखना मिलना ऑब्वियस हो जाता है कि भाई मैं अमीर तू गरीब, ऐसा। मतलब किताब में लिखा है कि द रिच यूज्ड टू स्टे इन द पक्का हाउसेस एंड देयर वर पुअर हु यूज्ड टू स्टे इन द कच्चा हाउसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे इट इज रिटन कि बिकॉज नॉर्थ इंडिया का टच आ गया था, तो वर्शिप ऑफ विष्णु का कॉन्सेप्ट इधर ज्यादा देखने मिलता है। जैसे ये जितने भी आज साउथ के मंदिर हैं, इनमें कौन से भगवान है, या विष्णु या उनका कोई रूप स्वरूप, जगन्नाथ, any that you say, Venkatesh, they are all said to be reincarnations of Vishnu only. जैसे नॉर्थ के पहाड़ी एरिया वगैरह इज मेजॉरिटी शिव। जैसे वेस्ट इंडिया, if we say, it is a combination of both. Because I'm saying both today because सोमनाथ एंड द्वारका इज सो आसपास में। जैसे if you talk about the eastern part of India, उत्तर प्रदेश एंड बिहार साइड, if you see, is more of शिव, ऐसा। तो
अलग अलग एरियाज है, अभी तो नहीं, बट एंशियंट इंडिया का ही ऑलमोस्ट द लास्ट लेक्चर दैट वी टॉक अबाउट। जब 7th सेंचुरी एडी आ जाएगा, हिंदुस्तान में हर जगह मंदिर मंदिर बन के तैयार हो जाएंगे, तब हम डेफिनेटली बात करेंगे कि कहां पर कौन कौन से कैसे मंदिर बन के तैयार हुए और उनके अंदर कौन से भगवान है, तो क्लियर हो जाएगा कि क्या स्प्रेड है हिंदुस्तान में इस चीज का। बट अभी किताब ये मेंशन करता है कि इस जगह पर वर्शिप ऑफ विष्णु का स्टार्ट है एंड द किंग्स आर परफॉर्मिंग वैदिक sacrifices as well. So this basically is about the story of South India, the mentions of South India in the north, or probably in their own books about north, the kingdoms, the three in South India at that point of time, the story of each, and the general features of all the three. ऐसा है, हमने इसको सेकेंड सेंचुरी, फिर से दोहरा रहा हूं, सेकेंड सेंचुरी के पहले का जो टाइम पीरियड है वो मेगालिथिक टाइम पीरियड है। यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है ये प्लेन कोस्टल एरियाज में आने का टाइम पीरियड है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है ये मॉनसून, ये ट्रेड के स्टार्ट होने से लेकर तीनों किंगडम्स बनने का टाइम पीरियड है। और 200 एडी में ये सब रब करने के बाद एक ही मेजर किंगडम का टाइम पीरियड है, और वो किंगडम इसके बाद से किताब लिखना चालू करेगा। सो फ्रॉम 200 एडी टू 400 या 600 एडी तक का संगम लिटरेचर का टाइम पीरियड है। क्योंकि हमने जब पहली बार सिविलाइजेशन को लेकर बात किया था, तब किसी ने क्लास में पूछा था कि यहाँ सर नोट्स में राइटिंग वगैरह लिखा है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट। तब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कल्चरल एस्पेक्ट या कुछ भी होता है वो सिविलाइजेशन तब बनता है जब वो लिखित फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि लिखित फॉर्म में होता है तो लोग चले जाते हैं, पर लिखा हुआ रहता है तो कम से कम जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो उसको कल्चरल फॉर्म में फॉलो करते हैं। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। तो इसीलिए जब पांड्यास चेरा से भी जीत जाएंगे, चोला से भी जीत जाएंगे, तब संगम लिटरेचर का टाइम पीरियड आएगा। नॉर्थ की जो किताबें हैं उसी के मैच में मानते हैं साउथ में संगम लिटरेचर को, तो उसको लेकर मुझे कहानी और उसके जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स है उसको प्लॉट करना है।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट संगम लिटरेचर इन अ लिटिल डिटेल। बोर्ड पे तो इतना सारा नहीं लिखा है, नोट्स में थोड़ा लिखा होगा, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। स्टोरी क्या है, जैसे संगम लिटरेचर का जो लिखने का जो जगह है वो मदुराई। तो ये मान के चलते कि अंडर द एजेस ऑफ पंड्याज ही इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि वही उनका कैपिटल है। जैसे क्यों संगम, अ, बहुत सारे असेंबलेज ऑफ पोएट्स हुआ था मदुरई में, कि आप लोग सब बैठिए ना प्लीज, बैठने के बाद लिखिए ना, हम लोगों की तारीफ में लिख, सुनना, हम लोगों की तारीफ में लिखिए, राजा की तारीफ में लिखिए, राजा के रजवाड़े की तारीफ में लिखिए, क्लास की तारीफ में लिखिए, पब्लिक के बारे में लिखिए, हमारे व्यापार के बारे में लिखिए, हमारे पूर्वज के बारे में लिखिए, हमारे पुराने कर्मों के बारे में लिखिए, आगे कैसे जीना है उसके बारे में लिखिए। ये इंग्लिश मीडियम में अच्छा क्वेश्चन बन के यूपीएससी के एग्जाम में आता है, दैट द संगम लिटरेचर टॉक्स अबाउट। और उसमें 6 पॉइंट लिखे होते हैं, और एबीसीडी में लिखा था 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, 5 6, 1 2 9 6। तो आदमी को लगता है ये सब हुआ था क्या? अब इतना आर्टिकुलेटली तो वही याद रख सकता है जिसके दिमाग में फोटो हो कि हाँ भाई उस टाइम पीरियड में लिखा गया, उसके पहले ऐसा। हाँ, तो हो तो सकता ही है, क्योंकि ना मैंने संगम लिटरेचर पढ़ा है एंड आई एम अज्यूमिंग कि कोई भी यूपीएससी वाला पढ़ेगा, पर दिमाग का तो इस्तेमाल करेगा ना। सो बेसिकली संगम लिटरेचर is an assembly or a college of a lot of poets who under the royal patronage will sit in Madurai in the royal patronage of obviously the Pandyas। क्या बात करेंगे सर वो? मैं आपसे पूछता हूं, मेगालिथिक लाइफ के बारे में बात करेंगे क्या? हाँ। स्पॉइल्स ऑफ वॉर या वॉर बूटी के बारे में बात करेंगे क्या? हाँ। जैसे क्या वो आर्मी के बारे में बात करेंगे? हाँ। टैक्सेशन सिस्टम, हाँ, टोल लागू करते तो बात करेंगे ही ना। क्या वो लोग ट्रेड के बारे में बात करेंगे? जुडिशरी, मर्चेंट्स, हाँ। क्या वो लोग कावेरी पट्टनम, मदुरई और टाउन्स के बारे में बात करेंगे? हाँ। तो ये सारी चीजें तो ऑब्वियस लेवल पर सारे पोएट्स उस वक्त बात करके तैयार करेंगे ही करेंगे। बट सर, जैसे मेन मुद्दा क्या है, समझ गया, ये इतनी सारी किताबें सर बन के तैयार हुई और हम समझ गए इसमें यही सब बातें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके बात करते हैं। ऐसा है दोस्त, संगम लिटरेचर 2 टाइप की किताबों में डिवाइडेड है। बोर्ड पे देखना, 2 टाइप की किताबों में डिवाइडेड है। एक किताब का जो बंडल है, वॉल्यूम, उस किताब का नाम है मेलका नक्कू। इसमें 18 किताबें हैं, बोर्ड पे देखते जाना, इसमें 18 किताबें हैं। हम जब भी बोलते हैं दैट इट इज नरेटिव, का बेसिक मतलब है नरेट किया है। तो नरेट करते हैं तो नरेट तो ज्यादातर स्टोरी होता है ना, नरेशन। फिर पता है ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ये कहा, क्या बात करो जी, फिर ये, दैट्स नरेटिव। ज्यादातर बार अगर राजा अपने कोर्ट में बैठ के किसी भी किताब को नरेटिव फॉर्म में लिखवाएगा तो अपनी तारीफ में ही लिखवाएगा। तो दिस बुक इज नरेटिव इन नेचर, 18 मेजर वर्क्स बोलते हैं, एंड इट टॉक्स अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ द राजा, हाउ द स्टेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कैसे वो रेड्स वगैरह करते थे, ये सब को लेकर उसमें ऊंची ऊंची बातें राजा रजवाड़े को लेकर लिखी हुई है। 2 वर्ड, जैसे ऐसा किताब कहता है कि उसमें 8 एंथोलॉजीज है और 10 इडल्स है। सुनना, ये क्या होता है सर? जैसे इडल्स में हमेशा सीन्स डिस्क्राइब होते हैं, और फिर वो एक घना जंगल था, वहां पर राजा शिकार करने के लिए गए थे। उस जंगल में कई घने पेड़ थे, राजा का जो घोड़ा था वो एकदम सजा हुआ था, ऐसा लग रहा था चांद चमक रहा है बीच उसमें, बहुत सारे हिरण थे। राजा, और क्या करेंगे, सीन डिस्क्राइब होता है। एंथोलॉजी क्या होता है सर? धृतराष्ट्र के संजय थे ना,
वो दूर से देखकर बताते थे राजा जी को कि क्या चल रहा है। सेम टाइम पीरियड में अगर अलग अलग होने वाले जो इवेंट को फिर कनेक्ट कर देना, वो एंथोलॉजी होता है। अभी रणभूमि में ये चल रहा है। उसी टाइम पीरियड में कुंती बहुत उदास बैठी, फिर उसका ये कहना है द्रौपदी का कि कब आएंगे वो लोग, और वहां पर विदुर ये सोच रहा है कि वॉर खत्म क्यों नहीं हो रहा, असमंजस में है भीष्म पितामह। तो सेम टाइम पीरियड में अलग 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 जगहों पर क्या चल रहा है, और राजा रजवाड़े की ऊंची ऊंची बात करना, ये वो, उनको एंथोलॉजीज बोलते हैं। बहुत स्किल लगता है एंथोलॉजीज लिखने में। मैंने नोट्स में इसीलिए आपको लिखा के रखा है दैट सिमिलर ऑथर, सिमिलर टाइम पीरियड्स एंड सिमिलर सब्जेक्ट्स। तो जब अपने वॉर की बात करें तो संजय का सबसे अच्छा स्किल सेट क्या होता, जब वो द्रौपदी का भी प्रॉब्लम बताता, जब वो कुंती का भी प्रॉब्लम बताता, जब वो रणभूमि में कृष्ण का भी प्रॉब्लम बताता, धृतराष्ट्र से भी पूछता आपको फिर कैसा हो रहा है, और फिर वो भीष्म पितामह का भी बताता, दुर्योधन का भी बताता। सब वॉर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बट सेम टाइम पीरियड में सबको क्लब करके वो शाम कर पाता, इवनिंग। बोलते अच्छा 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 स्टोरी सुनाया। अपने लोग जब रामानंद सागर सॉरी बी आर चोपड़ा का महाभारत देखते हैं, या आप में से किसी ने भी देखा होगा, तो एक ही टाइम पीरियड में अचानक से 5-6 सीन आ जाते हैं, फिर वो शिविर के अंदर होते, वो इधर होते, तो वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो ही समझ आ रहा है ना कि हाँ हाँ अच्छा वो उसका। अगर 2 एक आध एपिसोड चले जाएं और बताया ही नहीं कि कुंती या द्रौपदी की क्या फीलिंग है, तो लगता है ये लोग इतना लड़ रहे हैं उसके लिए, तो वो क्या कर रही है, तो समझ आता है कि अच्छा नरेटिव नहीं आ रहा है। सबकी बात करो ना एक साथ, इतने सारे कैरेक्टर स्केचिंग किया है, सबकी अपनी अपनी दुविधा है। कुंती की अपनी है, द्रौपदी की अपनी है, भीष्म की अपनी है, धृतराष्ट्र की अपनी, दुर्योधन की अपनी, कर्ण की अपनी, कृष्ण की अपनी, अर्जुन की अपनी। और ये 8 का अगर मेरे को बोर्ड पे लिखने बोल जाए तो मैं एडजेक्टिव में हर एक की अलग अलग दुविधा लिख सकता हूं, और ये सब सेम टाइम पीरियड में। समझ आ रहा है? ये राइटिंग का स्किल होता है। इसी वजह से साउथ में या इन जनरल, अब तो ऑल इंडिया, संगम लिटरेचर की काफी इज्जत है। जो अच्छे लोग होते जो इसको पढ़ते बोलो वाह यार वेरी वेल रिटन, इसीलिए तो इनका नाम है। हालांकि बोर्ड पे देखा जाए, अपने एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे तो 300 एडी में लिखा गया है, तो वेद तो 1500 बीसी है, 1000 बीसी है, 600 बीसी तो उपनिषद लिख दिए गए, तो उस टाइम पीरियड में ये लेट है। बट दैट डज नॉट मीन कि इट शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड, मेरिट या क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर ड्यू। सो दैट इज व्हाई आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस पे मैं कितना बोलता जाता, उससे अच्छा तो एग्जाम्पल से इस चीज को समझाना बेहतर है। और ऐसे ही करके, जैसे इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं डाइडैक्टिक, किलका, ये बेसिकली प्रजा के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होता है, ये नहीं, राष्ट्र धर्म क्या होता है, इट्स बेसिकली द रूल्स रेगुलेशन एंड एवरीथिंग, ताकि पब्लिक को पता हो कि कैसे चले। इसमें ऐसे ही बात करते हैं कि जैसे ये सब चीजें सेट करके जाते हैं ना, तो अगर वो वाला पूरा वंशज चला जाता है तो जो नेक्स्ट वंशज भी आता है उसको भी समझ आता है कि राजधर्म क्या है, ये हमारे राजा पहले क्या करते थे, ये सो फॉल्टर नहीं होता, लंबा कैरी होता है। ये बेसिकली मेन संगम लिटरेचर की 36 बुक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 18 मेजर 18 माइनर, किलका, मेलका, किलका, 2 पार्ट में, बराबर। उस टाइम पीरियड में खाली बात कर रहा हूं। अदर लिटरेचर्स भी है जो साउथ में, जिसकी गरिमा बहुत हाई है। ये 4 किताबें एग्जाम में भी जब पूछी कही जाती है, या कोई भी तमिल लिटरेचर को लेकर क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शंस में इनका नाम का जिक्र होता है। बात इसीलिए करके छोड़ रहा हूं, आए तो टिक कर देंगे, नहीं आए तो पता तो हो कि इसमें ये था, ये तो पक्का नहीं होगा। सो दैट विल हेल्प इन योर प्रोसेस। जैसे टॉकिंग अबाउट टोल्कापियम बेसिकली टॉक्स अबाउट ग्रामर एंड पोएटिक्स। अभी जब मैं 300 एडी में नॉर्थ इंडिया जाऊंगा ना, तब हम नॉर्थ इंडिया का भी ग्रामर ऑलमोस्ट इसी टाइम पीरियड में बनाकर तैयार करेंगे, बाय पाणिनि, व्याकरण
by Panini is during at that point of time only. So Tolkappiyam talks about grammar and poetics. जैसे Tiruvalluvar is a big saint in South India. You'll Google, you'll get to know. So जैसे Tirukural, it talks about philosophy, the wise maxims कि क्या कब किस तरह से करना चाहिए. जैसे आज आप और मैं अपनी निजी जिंदगी में इस चीज को, जैसे ये बड़े बड़े फॉर्म में भी आता है, ये छोटे छोटे फॉर्म में भी आता है. तो जैसे वाइज मैग्जिम्स या ये दोहे होते हैं ना, वो एक्चुअली में वो वाइज मैग्जिम्स ही होते हैं. काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, इज बेसिकली गिविंग यू अ वाइज एडवाइस. यू टेक इट और नॉट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर. तो ये भी बहुत उच्च स्तर के आइटम होते हैं जिनको देखते पढ़ते वक्त ये पता चलता है कि लिखने वाला आदमी वाइज होगा तो ही किताब तैयार होगी, तो वो अच्छे ग्रंथों का हिस्सा ही बनता है. तो Tolkappiyam, and this is about the wise maxims part and talking about सिल्लापादिकरण. ऐसा है, एक सेकेंड. अच्छा, इन दोनों को वैसे तो लमसम में said to be the twin texts of तमिल लिटरेचर माना जाता है. उसमें भी सिल्लापादिकरण को तो ये बोलते हैं that it is the brightest gem of तमिल लिटरेचर. इसमें जैसे ऐसा बोलते हैं कि इनको लिखने वाला बंदा शायद एक जैन है. और उस दौरान क्या लिखा है इसमें पता है? एक राजा कोवलन की स्टोरी है. उसकी एक वाइफ है, वाइफ का नाम माधवी है, सॉरी कन्नगी है. वो राजा कोवलन को अपनी बीवी के अलावा किसी दासी से मोहब्बत हो जाती. तो राजा और वो कोर्टिसन जो उनके दासी है, उनके बीच के गुफ्तगू और इश्क की कहानी है. जैसे सिल्लापादिकरण, जैसे मनिम केला है, उसी से विड्रॉ किया हुआ एक और किताब है. ये किताब वो राजा और वो जो दासी है उनसे हुई बेटी के जीवन शैली की चर्चा करते हैं. ट्विन टेक्स्ट्स मानते हैं, ऐसा बोलते भी हैं. जैसे ये मे भी किसी जैन ने लिखा है, एंड ये लिखते हैं कि ये मे भी किसी ट्रेडर की लिखी हुई किताब है. इन दोनों के ऑथर्स को लेकर कोई क्लियर वर्णन नहीं है, बट शायद हमने भी लिखा रखा है. हाँ, डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, उनकी बेटी को लेकर ये चर्चा है. माना ऐसा जाता है कि ये वाली जो किताब है ये थोड़ी ज्यादा रिलीजियस इन नेचर है. अभी कभी कभार जैसे साउथ को लेकर जब क्वेश्चंस बनते हैं तो या तो स्टोरी को लेकर बनते हैं, ये सब एस्पेक्ट्स को लेकर बनते हैं, या जो ऑब्वियस अगला क्वेश्चन होता है एकदम ऑब्वियस वो इस टॉपिक को लेकर होता है. हम लोग जब एग्जाम में देखते थे बोलते ओ यार साउथ लिटरेचर पे आ गया, क्योंकि साउथ लिटरेचर पे आ गया. ऐसे ही नॉर्थ में मैंने आपको कितनी सारी बुक्स कराई है. किसी एक दिन कोई अच्छा मेहनती बच्चा हो तो वो क्या कर सकता है, 2 पेज, 1 पेज में नोट मेकिंग स्टार्ट करे, लिखे कि भाई टिल मौर्य 5 किताब लिखे, फिर लिखे सेंट्रल एशियन 1-2 किताब लिखे, गुप्ता 1-2 किताब लिखे, फिर इस टाइम पीरियड पे 1-2 किताब. तो क्या है कि ये जो किताबों वाला जो पूरा गेम है ये 2 पेज में ही खत्म हो जाए. अदरवाइज ठीक ठाक एंशिएंट के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद बोर्ड पे किताबों के नाम देख लेने के बाद मसल मेमोरी में वो होता है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आदमी को लगता है ये तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, मेरा सुना हुआ है. सुना हुआ ही तो है, पढ़ा हुआ कहाँ है, याद कहाँ है. अभी बाहर किसी को निकाल के क्लास से पूछ लो कि चारों को खाली प्रोनाउंस करके दिखा ठीक से, तो ही चैलेंज होने लगता है लोगों को. तो इसीलिए ये तो लिख के करने वाला ही है. आसान है ना. तिरुकुराल में बच्चों ये बच्चा, हाँ. सिलापादिकरण में हाँ हाँ, उल्टा पूछो कि ये किस में है, सर वो आपने बोला नहीं था कि वो वाला किताब था उसमें उसकी बेट. ऐसे नहीं, नाम चाहिए. सो दैट्स वेयर द एंटैंगलिंग स्टार्ट्स.
तो जस्ट बी अ लिटिल अवेयर, लुक्स इजी, एग्जाम में क्रिएट्स अ डिसेंट लेवल ऑफ कंफ्यूजन कि यार, और टिक करने का इंस्टिंक्ट आता ही आता है कि यार, वो एक ही लेक्चर में ही तो 15 मिनट में बात हुई थी, इतना ही तो था, और 6 ही नाम पे किताब आते, किताब का क्वेश्चन आता है, और यही मनीम केला ये वो तो आदि को लगता है खेलूंगा, मैच द फॉलोइंग आता है, तो और इच्छा होती है कि इन सब के बारे में जो आगे लिखा है, इस साइड का भी आ रहा है और इस साइड का भी आ रहा है, बस वो कनेक्ट आ जाए तो अपना काम हो जाए। तो इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ने में वो ठीक लगता है, बट या, सो दीज आर बेसिकली, तो इसीलिए मैं इसी साउथ इंडिया की स्टोरी में आगे खाली, सॉरी सॉरी, ग्रामर इज नॉट द राइट वर्ड, आई एम राइटिंग लिटरेचर या बुक्स, क्योंकि इसी जनरल फीचर्स में ही मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल क्लास और ये सब सब बना के रखा। क्लियरली बोर्ड पर ही देखकर पता चल रहा है कि आर्किटेक्चर ऐसा कुछ था नहीं, कोई भी अगर मंदिर या कुछ भी ऐसा बन के तैयार हुआ होता इस टाइम पीरियड तक, अराउंड 300 एडी तक, तो मैं पक्का आपको पढ़ाता। फिर प्लीज गो थ्रू द नोट्स वंस, आई एम मूविंग अहेड नाउ, क्योंकि मैं अभी 200 एडी तक ले आया हूं, तो मेरे को वो वाला टाइम पीरियड को लेकर चीजों की चर्चा करनी है। अच्छा हाँ पूछो। पल्लवा के जस्ट पहले इक्ष्वाकुस है, तो अभी ये पूरा खत्म होगा फिर 200 के बाद।
सी जैसे क्लास के बाद, जैसे इन जनरल एक एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, पोस्ट मौर्य करके। तो कैसा है कि मौर्य 185 बीसी खत्म होता है, तो लमसम उसके बाद का टाइम पीरियड जो है वहां से लेकर पोस्ट मौर्य का यहां देखते चलो। ये मौर्य है, तो मौर्य हम 323 बीसी लेते हैं, फिर 185 पे खत्म करते, लमसम 200। और क्या है कि मैं इसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा अराउंड 275 एडी से मैं गुप्ता पढ़ाना शुरू करूंगा। तो क्या है ना कि ये मौर्य के बाद गुप्ता जब 275 या 300 एडी लमसम पे आता है, तो इसीलिए 185 बीसी से लेकर 275 एडी तक, या फिर लमसम में बात करें तो 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो टाइम पीरियड है ना, इसको पोस्ट मौर्य बोलते हैं। अब बोर्ड पे देखते हैं, मैं आपको पोस्ट मौर्य में नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया तीनों की बात किया। तो अगर आप और मैं ऐसे बात करें तो चलेगा ना कि शाका कुषाण वगैरह नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में, वो लोग हमने इंडिविजुअली भी पढ़ा है, वो आए क्या किए नहीं किए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सेट किए, क्या सोशल स्टेट किए, क्या किताब लिखे नहीं किए, ट्रेड कैसा, शहर कैसा, हमने सेंट्रल एशियंस को लेकर एक पूरा का पूरा चैप्टर यूनिट देखकर डिस्कस किया है। फिर मैं सेंटर में भी आया सातवाहनास, तो इनको लेकर भी हमारी ऑलमोस्ट सारी बात हुई। फिर उसके बाद हम साउथ भी आए, पंड्या चेरा, और मैं सारे लोगों को यहां पर करीब करीब 200 टू 20 300 समरी यहीं पर खत्म किया है। तो ये तीनों जो है ना, इन तीनों को भी हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हो पोस्ट मौर्य बोलते हैं, कोई कोई इनको प्री गुप्ता भी बोलता है, बात तो एक ही है। तो एक चैप्टर है, सबकी इंडिविजुअल बात कर रखी है हमने, तो भी मेरे को पढ़ाना पड़ता है पोस्ट मौर्य के फीचर। बेसिकली ये क्या बात कर रहा है पता है, उस वक्त का हिंदुस्तान इन जनरल। तो उस वक्त के हिंदुस्तान इन जनरल में इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिख सकते, 4 टॉपिक लिखे हैं पढ़ाने को, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रॉकेट साइंस, और वैसे भी पढ़ा हुआ है तो रिपीट ही करना है। तो क्या सीन था ये देखो, बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ भी समझ आता है।
कि उस टाइम पीरियड में हमने तक्षशिला बनाया मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से आ, तो इधर के ऐसे ही आपसे पूछता हूं, इधर एक दो शहरों के और नाम लिखने हो तो क्या लिखूं जो चर्चा में थे, कभी कोई कैपिटल था किसी। कनिष्क ने अपना सेकंड कैपिटल कौन सा बनाया था? पेशावर। उसकी भी चर्चा है ना किताब में कहीं तो है ही। तो मैं इस बोर्ड पे इतना सारा नहीं ड्रॉ कर रहा, बट अपने को समझ आना चाहिए, एग्जाम में काम आता है एलिमिनेट करने में, कि तक्षशिला, सियालकोट, पेशावर, जैसे ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आज के दिन में तक्षशिला है पाकिस्तान के। तो डायग्रामेटिकली उतना सही नहीं है, बट अपने को आइडिया लगना चाहिए। तो ये सब इधर के है। जैसे उसी टाइम पीरियड में अपने को अब समझ आ रहा है कि यहाँ चाइना लिखा है, तो यहां से जाते हो ये रोम जाएगा, और बीच में यहां पर ईरान का एरिया है, ठीक है भाई, होते हुए जाएगा। तो इसीलिए तक्षशिला, पेशावर, सियालकोट ये सब पाकिस्तान के एरिया में राइज किए। इंडिया में अगर आते हैं तो यहाँ पर कश्मीर या कोई भी उसकी एक जगह है जहां वो उसका कैपिटल है, फिर मथुरा ऑब्वियसली, फिर मथुरा के बाद उज्जैन, तो ये एक क्रूशियल जगह बनता है, ये एक क्रूशियल जगह बनता है, भरूच, ये भी एक क्रूशियल जगह बनता है। ये तीन पुराने हैं, तो इसीलिए इन तीन को बना के एक एरो ड्रॉ करके बताया कि भाई ये अपना माल सामान भेज रहे थे, क्योंकि अर्बन सेटलमेंट पढ़ाना है ना, तो ये अर्बन सेटलमेंट में ये राइज करेंगे। सर इधर कोई रजवाड़ा बैठता है? खास नहीं, इनका समय ही खत्म हो गया, क्योंकि सारे तो अभी जो बाहर से आ रहे हैं वो इधर बैठते हैं। फिर भी कौशंबी हम जानते हैं, पाटलिपुत्र पटना है हम जानते हैं, काशी वाराणसी वो भी समझ आता है, तो ये भी अर्बन सेटलमेंट्स में राइज करेंगे। फिर यहां से अपने नीचे आए तो बरोच वाला एरिया तो अपने जानते ही हैं, अमरावती मैंने लिखा है, तो अपने को रटना नहीं है, एग्जाम के हिसाब समझ आना चाहिए। अच्छा ये सातवाहना वाला पट्टा ड्रॉ किया, मान लो मैंने आपसे तीसरी चौथी कोई जगह बोली, नहीं मेरे को सातवाहना में और एक दो शहर बताओ, तो क्या बताओगे? कोई बोला नासिक, तो बोला चल ठीक है दे दिया, और बता। हाँ बराबर। कोई बोला नागार्जुना कोंडा, बोला चल ठीक है। औरंगाबाद पाइथन, क्योंकि हमको बेसिकली वही अप्लाई करना है जो हमने खाली कोई ना कोई शब्द वगैरह कहीं कुछ सीखा सुना होगा। तो ये बीच के पट्टे के शहर है अर्बन सेटलमेंट में, मेरे को पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि मेरी बात तो हुई है। फिर उधर से साउथ गया तो दो ऐसे ही टॉप शहर उधर के मैंने लिख दिए कि कावेरी पट्टनम की कोई दिक्कत नहीं, मदुरई की कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारे के सारे कैसा है, किताब में एक वर्ड का मेंशन है जो सिल्क रूट में इस्तेमाल होता था, उसकी उस वर्ड का नाम है उत्तरापथ। उत्तर इज बेसिकली नॉर्थ, पथ या पाथ इज बेसिकली रास्ता। तो ये उत्तरापथ का रास्ता है, जो चीजें आप यहां से लाइए उज्जैन पहुंचाइए या मथुरा पहुंचाइए या भरूच पहुंचाइए, और ये उत्तरापथ से होते हुए या तो इधर से जाएगा या फिर ये होते हुए इधर से जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही एरो ड्रॉ कर दिया है, पर माल सामान यहां से भी ऐसे घूमते हुए जा सकता है। मैंने आपसे इसीलिए उस दिन चर्चा की थी कि हमने फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो देखा था, बोर्ड पे लिखता हूं, ये बेस्ट एनालिटिकल वे है एंशिएंट इंडिया पढ़ने समझने का, कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमने देखा था जब हड़प्पा था, सेकंड अर्बनाइजेशन कब देखा था? थर्ड अर्बनाइजेशन है ना, पोस्ट मौर्य का। सेकंड अर्बनाइजेशन वाज महाजनपद में, जब पाटलिपुत्र काशी से लेकर ये सारे शहर बन के तैयार हो रहे थे। तो इंडिया का ये थर्ड अर्बनाइजेशन का फेज है, क्योंकि महाजनपद के बाद फिर फॉल है, फॉल के बाद फैलावा है। अगर कोई बोलता है कि मौर्य ने सेकंड अर्बनाइजेशन देखा, तो मौर्य में मैंने आपको इतने कितने शहर बना के खड़े कर दिए, सब तो महाजनपद के टाइम के शहर थे ना, कि वो कभी राजगिरी जा रहा है, कभी वो वैशाली जा रहा है, कभी वो पाटलिपुत्र जा रहा है, उधर से थोड़ा कौशंबी आ रहा है, कोसला, उधर से थोड़ा सा काशी आ रहा है, तो महाजनपद के टाइम के ही तो है। So that is second urbanization. This is third urbanization. Gupta will bring. They will enhance the third. Because fourth का मतलब क्या होता है मालूम? थर्ड खत्म हो जाना चाहिए,
फिर नया कोई लाए वो फोर्थ है, क्योंकि हड़प्पा खत्म हुआ तो उधर कुछ नहीं बना। फिर महाजनपद अपने ऐसे बोर्ड पे देख रहे हैं, जैसे ये हड़प्पा खत्म हुआ, खत्म, फिर इधर आया, खत्म, फिर ये बना ना। अब यही रहेगा एंशंट इंडिया में, क्योंकि गुप्ता ट्रेडर है, वो शहर थोड़ी बनाएगा, वो तो ट्रेडिंग शहरों पे ही राज करके गेम बनाएगा ना, वो क्यों खर्च करेंगे। और अपनी बात हुई थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने में ध्यान देंगे, वो डिफेंस को ठीक करने में ध्यान देंगे, तभी तो साम्राज्य बन के तैयार हो गया है। सो जस्ट 4 टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। ये वाले तो एग्जाम वगैरह में उतने काम भी नहीं आते, बट फैक्चुअल लेवल पर पता होना चाहिए कि बच्चों इस टाइम पीरियड में ये जितने लोग थे वो कौन कौन से क्राफ्ट वगैरह बनाते थे। मोर ऑफन देन नॉट टिक करोगे तो राइट ही होगा, बस दिमाग में होना चाहिए। उस टाइम पीरियड कुशन ये करता होगा क्या, उस टाइम पीरियड शाका लाता होगा क्या, सातवाहन का तो ये हाँ ये कर सकता है, ये थोड़ी करेगा, साउथ वाले करते होंगे नहीं। वो एनालिटिकल एस्पेक्ट चाहिए, उसके लिए इंडिविजुअल स्टोरी पता होनी चाहिए, वो हो गया तो टिक हो ही जाएगा। अभी पढ़ाने में कितना अजीब लगता है कि क्राफ्ट्स मोस्ट फ्लरिशिंग पीरियड, क्राफ्ट्समैन हर टाउन के साथ एसोसिएटेड है, माइनिंग अच्छा है, मेटलर्जी अच्छा है, आयरन का अच्छा इस्तेमाल है। मथुरा का एक क्लॉथ है जिसको लेकर एग्जाम में आता है शातका। उस टाइम पीरियड में सबसे बूमिंग क्लॉथ था। आर्म्स का बनाना, क्लॉथ का डाइंग करना, ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग, आइवरी का काम, ग्लास मेकिंग, कॉइन मिंटिंग, टेराकोटा, शेल का इंडस्ट्री। अरे हाँ है भाई, ना बोलने के लिए बल्कि अपने को कोई लॉजिक भिड़ाना पड़े। और इतना ट्रेड हो रहा है इस टाइम पीरियड में, किस बात का ना लिखूं, मेरे तो यही नहीं समझ आ रहा है। तो इसीलिए वो वाला पार्ट थोक के फॉरेन ट्रेड तो बोर्ड पे ही दिख रहा है कि फॉरेन ट्रेड में सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थ्रू होता था। हुआ क्या बेसिकली, ये कैसे इतना इंडिया उज्जवल हो गया। पहले वेस्ट इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थ्रू होता था लैंड रूट, धीरे धीरे चीजें ऑक्यूपाई होने लगी तो वेस्टर्न पोर्ट के थ्रू भी होने लगा, धीरे धीरे साउथ भी ग्रो कर गया तो साउथ के पोर्ट से भी होने लग गया। तो इसीलिए अपने तो 3 ट्रेड रूट बन गए और तीनों के एक एक एरिया के राजा रहे। नॉर्थ वाले का लैंड रूट कुशान ये लोग अप्लाई करते थे, सेंटर वाले में सातवाना लिए तो वो लोग वेस्ट कोस्ट अप्लाई करते थे, और ये जो साउथ वाले थे ये तो साउथ वाले अप्लाई करते थे। इसीलिए फॉरेन का जो ट्रेड अपना चालू हुआ वो इंडिया को 3 रूट मिले, तीनों इंटरनेशनल। और विद इन इंडिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, माल सामान का आवन जावन इतना सारा वो सब तो अपने बूम पे चला ही गया। इसीलिए तो गुप्ता को जो जो देश नसीब हुआ ना वो निहायत ही अमीर देश था। संजोग गुप्ता का कैसा है पता है, 275 एडी में गुप्ता गेम में लॉन्च होगा ना, 300 एडी में रोम ट्रेड बंद कर देगा। वो तो गुप्ता के पास बहुत पैसा है। तो गुप्ता 120 साल तक सिर्फ उस पैसे के बिना में विद इन इंडिया रूट चेंज कर करके थोड़ा सा अफ्रीका भेजेगा, थोड़ा सा थोड़ा मिडिल ईस्ट भेजेगा, साउथ ईस्ट एशिया भेजेगा, थोड़ा जापान चाइना भेज के अपने गेम को चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास व्यापार और व्यापारी दोनों है, तो वो चला सकते हैं। वंशज भी अच्छे आए, चंद्रगुप्त 1 जिसको बोलते हैं वो खुद, समुद्रगुप्त उनका बेटा, चंद्रगुप्त 2, तो 3 ठीक आए, तीनों 40-40 साल का एवरेज है, 120 साल चल गया। फिर उसके बाद चौथा पांचवा जो है वो थोड़ा गड़बड़ होने लगा, तो 3 भी निकल जाते हैं ना सही से तो मतलब साम्राज्य बना सकता है कोई भी अच्छा रजवाड़ा, अदरवाइज थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। हिस्ट्री को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, एंशिएंट इंडिया रट के नहीं जाएंगे यार एग्जाम में। सो टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड, 3 जगह से होने लग गया। एवरीथिंग विल कन्वर्ज एट तक्षशिला और सिल्क रूट की तरफ बढ़ेगा। नो रॉकेट साइंस, बोर्ड पे दिख के समझ आ रहा है। पेपर का इस्तेमाल, जैसे एक चीज बहुत सही लिखी है कि डेली यूज आर्टिकल्स का तो इंडिया एक्सपोर्ट करता ही नहीं था। इंडिया लग्जरी गुड्स में डील करने की कोशिश करता था कि जो महंगा महंगा सामान है, लग्जरी है, वो सब बाहर जाए और अंदर आए। जैसे ऐसा लिखा है कि पहले सिल्क तो ऑब्वियसली डायरेक्ट चाइना से रोम जाता था, पार्थियंस ने ईरान में थोड़ा सा रोड़ा क्रिएट कर दिया, तो इस वजह से वो इंडिया के रास्ते होते हुए जाने लगा, थैंक्स टू द कुशान एंड द शाका एंड एवरीबडी।
जैसे दे ऑल्सो एनकैश्ड दैट रूट, केम टू इंडिया, सेटल्ड, मेड इंडिया पार्ट ऑफ दैट सिल्क रूट, तो हमको उससे बहुत फायदा हो गया, दैट ऑल्सो हेल्प। तो इसीलिए ये क्राफ्ट्स वाला पार्ट, फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट सही है। इंपोर्ट्स, एक जगह हिंदुस्तानी थोड़े से गड़बड़ा गए। रोम या इंटरनेशनल लेवल से आने वाला वाइन इंडिया में चलने लगा। तो वो वाइन जब इंडिया में चलने लगा, वाइन की सबसे अजीब बात ये होती है कि वो गुड तो होता है पर वो पिया और वो खत्म। जैसे आदमी कपड़ा मंगाता है 1 साल चलता है, बर्तन मंगाता है तो वन सज में कैरी होता है, गहने कराता है तो वो सब चलता है, बट दीज आर दे टर्न इनटू जीरो द मोमेंट द ग्लास इज एम्प्टी। तो धीरे धीरे वो इंपोर्ट में इंडिया एक दो जगह गड़बड़ाने लग गया था, क्योंकि वाइन फ्रॉम रोम केम टू इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे बहुत सारा अरबी पोट्री, आर्किटेक्चर, ये वो सब इंडियन के राजा मंगाने लग गए थे। गोल्ड वगैरह, ये सॉरी कॉइन्स वगैरह तो धीरे धीरे क्वालिटी डिटीरियोरेट होगा ही होगा, क्योंकि जब तक सोना का सिक्का चलता है तब तक ठीक है, जब सोना खुद ही ट्रेडेबल हो जाता है तो उसको खरीद बेच करने के लिए तो फिर दूसरे फॉर्म ऑफ मनी पे शिफ्ट होना पड़ेगा ना। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड ये मेंशन करता है एनसीईआरटी की बहुत ही कम एविडेंस है इस बात को जताने के लिए कि ट्रेडिंग कम्युनिटी फ्रॉम द इंडिया सेटल्ड इन रोम और मेड रोम देयर हब और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। भाई हम यहां पर बीच के ट्रेडिंग एरियाज के खाली सप्लायर रहे थे उस रूट पे। इट इज नॉट दैट जैसे रोम ने इधर अपना रेजिमेंट बनाया, ऑगस्टस टेम्पल बनाया, हमने बाहर जाकर इस टाइम पीरियड में कुछ भी ऐसा कड़ाका नहीं किया है। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो इंडिया बेस्ड ही है, और हम अल्टीमेटली इंपोर्ट्स वाला पार्ट खत्म हुआ एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ये तो बोर्ड पे ही है कि अर्बन सेटलमेंट्स में इंडिया सबसे स्मूथ राइज किया। पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा flourishing during the Kushans. What is the reason for growth? It is simple. It's obviously crafts, commerce, trade, ट्रेड रूट का पार्ट बनना, ये सारे तो आराम से टिक होते एग्जाम में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें उस चीज का इस्तेमाल। उज्जैन विल बिकम द नोडल पॉइंट, ज्योग्राफिकली बोर्ड पे दिखता है। जब गुप्ता आएगा, जब गुप्ता आएगा, खाली लिख रहा हूं, तो गुप्ता जब प्रयागराज या जो इलाहाबाद है उस जगह को जब अपना कैपिटल बनाएगा तो उसकी नजर किस पे होगी? तो इसीलिए चंद्रगुप्त वन प्रयागराज, तो सेकंड बंदा आएगा ऑल इंडिया, थर्ड वाला फाइनली उज्जैन कैप्चर करेगा, क्योंकि ट्रेड पूरा फॉल हो चुका होगा और उस टाइम पीरियड में उसको उज्जैन लेना बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी वो वेस्टर्न इंडिया का ट्रेड रूट उसका बनेगा, तभी कुछ आगे बढ़ सकता है या ग्रो कर सकता है। समय साथ देगा तो उस काम को आगे बढ़ाएगा, बट उज्जैन इज द नोडल पॉइंट इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सातवां अनाज ऑब्वियसली अमरावती, भरूच, नागार्जुना कोंडा को बढ़ाएंगे। साउथ इंडिया में सबसे टॉप सिटी जो उस टाइम का होगा वो कावेरी पट्टनम होगा। मदुरई भी टॉप है, बट मदुरई ट्रेडिंग एरिया नहीं है सेंट्रल एरिया में, तो इस वजह से वो उतना फ्लरिश नहीं करेगा। थोड़े दिन बाद मदुरई फ्लरिश करेगा। आज आप कभी भी मदुरई घूमने जाएंगे तो बहुत खूबसूरत मंदिर वगैरह ये सब उस जगह पर सेट है। ये एक एनसीईआरटी का चैप्टर है, पढ़ाए नहीं पढ़ाए, पहले आगे बढ़ जाया करते थे, और अब मैंने सोचा कि ये वो पूरा हिस्ट्री को अच्छे से कोलेट कर देता है और इसके बाद गुप्ता को लॉन्च करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? नजर घुमा लीजिए प्लीज। अभी तक हम कहीं पर भी रैंडम लेवल पर हमारे फ्लो में मेरे हिसाब से टूटे नहीं है। स्टोरी कंटिन्यूटी ठीक मेंटेन्ड है, और इसके बाद गुप्ता को लॉन्च करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अपने लिए कर सकते हैं। कल करेंगे, ठीक है। मीट
for Guptas in the next lecture. Paucity of time to launch Guptas at that point of time, and then I want the whole time period for Gupta period. Fair? Thank you.